अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का आज मूड कुछ अच्छा होगा, खुशगवार होगा, क्योंकि सुबह सुबह जो बाहर निकले उन्होंने देखा है कि थोड़ा सा प्यारा सा बारिश का समा बना हुआ है। एंड आई होप कि बारिश हो जाए। सर्दी के लास्ट डेज हैं और सर्दी जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है। और आजकल बड़ा अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बड़ा अजीब लगता है। मैंने सुबह लॉन के कपड़े पहने हुए होते हैं और पीछे डिग्गी में जो है कोट भी पड़ा हुआ होता है कि कहीं अचानक से अगर सर्दी होगी तो पहन ले। और आजकल जो है बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आप दिन में एसी लगा कर फिर रहे होते हैं, रात को आपको हीटर लगाना पड़ता है और ये जो ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होता है इसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, एक चीज़ अपने दिमाग में रखें कि आपने जहाँ पर भी होना है, टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो एक रूम टेम्परेचर होता है। तो जब आप गाड़ी में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो गाड़ी को बहुत हीट मत कर लें, उसको बस नॉर्मल सा हीटर ऑन करें ताकि बाहर वाली ठंड खत्म हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इतना एसी ऑन करें कि आपकी गाड़ी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे चली जाए, उसको बर्फ़ ना बनाएं। और स्पेशली जो वो हवा होती है वो डायरेक्ट अपने फेस की तरफ जो है वो मत रखा करें कि आपके फेस को बिल्कुल जो ठंडी हवा है वो हिट कर रही हो, ये मत करें। इससे फ़ौरन ज़ुकाम, बुखार और फिर ये जो है मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आज बड़ी खुशी की खबर मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, और ये एक मिसकंसेप्शन को भी तोड़ना चाहिए इस खबर को। कहा जाता है कि जो पठान लोग होते हैं बड़े बैकवर्ड होते हैं, अभी भी जो है वो मतलब शादियां भी जब कराते हैं तो उन्होंने बड़ी एक बैकवर्ड मेंटालिटी रखी हुई होती है, ये सब कुछ होता है। तो बड़ी खुशी से मैं ये बात अनाउंस करना चाहूँगी यहाँ पर कि एक तो ये मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बार बार कहती रहती हूँ, हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। कोई इस तरह की बात नहीं कि बच्चों को पढ़ने नहीं देते, लड़कियों को जो है वो कम तालीम देते हैं, तरजीह नहीं दी जाती। बहुत कदर की जाती है जी बेटियों की, वहाँ पर बिल्कुल पढ़ने दिया जाता है। और बहुत सारी नामवर खवातीन जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में, पठान ही हैं, बड़े दिलेर होते हैं। और एक जो केपी की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है वो ये किया है कि जहेज के ऊपर, नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जहेज के ऊपर बैन लगा दिया गया है। जहेज आप डिमांड नहीं कर सकते। एक तो इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इस तरह की शर्त नहीं है जो रखी जाए जिसके अगर ना होने पर निकाह ना हो या जिसके ना होने पर शादी पॉसिबल ना हो, रुखसती ना हो सके। लेकिन ये एक कुछ ट्रेडिशंस हैं ना जो हमारे पास रिलीजन से आए हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं जो हमारे पास कल्चर से आए हैं। और आपको पता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का भी एक कल्चर था, हमारे अंदर अरब कल्चर भी है, मुसलमानों के इस्लाम आने से पहले का कल्चर भी है। तो कुछ तो इस तरह की चीज़ें ट्रिकल डाउन हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में, वो पुराने कल्चर्स की वजह से हुई हैं, उसका हमारे रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो ईवल्स इतने ज़्यादा जो है बैठ चुके हैं हमारे सोसाइटी में कि लोग कभी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी जो बच्चियाँ होती हैं जिनका इसमें कोई कसूर नहीं होता, वो बैठी रहती हैं और उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो सक रही होती क्योंकि उनके माँ बाप जहेज़ की डिमांड नहीं मीट कर सक रहे होते। और मैंने तो बड़ी खौफनाक किस्म की स्टोरियाँ सुनी है कि लिस्टें आती हैं जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये चीज़ होगी तो आपकी बेटी को हम लेकर जाएंगे, वरना बारात की बारात जो है वो वहाँ से वापस चली जाती है। और ये उन लोगों के लिए बड़ा ही जो है मायूस सा जो वो होता है, टाइम होता है और बड़ा ही बेइज्जती का मकाम होता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो जाए जो कि कहीं पर भी जिसको वैलिडेट नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर ये एक्शन लिया है। और अब जो है आपने पूरी की पूरी शादी का जो आपका खर्चा है वो 75,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो है फंक्शन सारे हो जाते हैं। 10 बजे के बाद आपका फंक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये तो काफ़ी अरसे से खैर बात हमें पता है। और कुछ जगहों में जो है वन डिश का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ही क्या कहते हैं फोर्सफुली फॉलो किया जा रहा है कि वाकई ही जो है बहुत ही एक नॉर्मल इस्तिताअत रखने वाला इंसान भी जो है खुशबाज सी शादी करा सके। और इसके अंदर एक ये जो वो होता है ना नॉर्मल टर्म में छुइयाँ मारने वाला जो एक एलिमेंट होता है जो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ भी थोड़ी सी कर्ब हो जाती है। एटलीस्ट आप इससे ज़्यादा की डिमांड नहीं कर सकते। और ये जो जहेज़ को शर्त बनाया जाता था शादी की, ये अब कानूनन जुर्म है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। मैं ये कहूँगी हम बात छोटी सी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें वो सारी बच्चियाँ जो इस वक्त घर बैठी हुई हैं, जो जिनके रिश्ते नहीं हो सके और जो टेक्निकली कहा जाता है जिनकी उम्र बढ़ गई है, मेरे वोकैबुलरी में, मेरी डिक्शनरी में इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर कोई उम्र नहीं कहती कि ये उम्र शादी की होती है उसके बाद नहीं होती। कोई रंग, कोई कास्ट, कोई जो है बैकग्राउंड मेरे दिमाग में जो है आपकी शादी का
एक रुकावट नहीं बन सकती। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मैं यहाँ पर बार बार कहती हूँ ये रंग सूरत ये इस तरह की सारी चीज़ें आर्जी होती हैं। आपने एक इंसान की सीरत देखनी होती है और उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी होती है। ये बाकी चीज़ें जहालत में इट मेक सेंस, लेकिन जो थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बातों पर अब जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। सो वेरी वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड बाय द केपी असेंबली। और ये बिल जो है ये पास हो चुका है एंड आई होप बिल्स हमारे बड़े पास हो जाते हैं, लॉज हमारे बहुत बन जाते हैं, लेकिन आई होप कि जो इम्प्लीमेंटर्स हैं इस लॉ के, जो फॉलोअर्स हैं इस लॉ के, जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है, वो विजिलेंट हों। ऐसी कोई चीज़ अगर कहीं पर हो रही है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, बिल बना दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा कोई केस पता चलता है जहां पर किसी फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है इस वजह से कि जहेज नहीं है तो बेटी की शादी नहीं कराई जा रही, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुदा का वास्ता है, हमने ये ईवल्स जो है ना ये सोसाइटी में खुद चेंज करने। मत सोचा करें कि अच्छा जी कोई बात नहीं, चाचा जो है वो मांग रहे जहेज तो खानदान में बदनामी हो जाएगी, इसको रिपोर्ट कैसे करूं। ये छोटी छोटी चीजें रिपोर्ट होंगी, एक दो एग्जाम्पल सेट होंगी तो ये ईवल हमारी सोसाइटी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगेन अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड एंड आई होप कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो उतनी ही ज़बरदस्त हो। आज जो हम शो करने जा रहे हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और एक थीम्ड शो है आज, और हम जिस टॉपिक को लेकर आज आगे बढ़ेंगे वो है नीम। अगर आपको मेरे कपड़ों से भी पता चल रहा होगा, नीम के पत्ते आपको पता है कि उसके अंदर जज़ा भी है, उसके बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है यूज़ हो सकते हैं। वो आप पुरानी मूवीज़ अगर आप देखें तो उसके अंदर तो हर चीज़ का हल ही नीम के पत्तों में होता था। उसको कूटते थे, ज़ख्म हो उसके ऊपर लगा दिया, बुखार हुआ सर के ऊपर लगा दिया। वो थोड़ी सी ड्रामेटाइज चीज़ें थी, लेकिन बाकी वो कहीं ना कहीं से जो है उसको आपने कॉन्सेंट्रेट करके निकाला है, जो इसके अंदर जितनी भी इफादियत है। और हमारे पास जो आज गेस्ट पैनल होगा वो आपको जो है बताएंगे कि इसकी क्या क्या जो है फ़ायदे हैं। हम स्टार्ट करेंगे शो किरण उस्मानी से जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट है। आज हमको बताएंगे वेट लॉस आपने किस तरह करना है थ्रू सन सैल्यूटेशन। तो पहले भी हमने सन सैल्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था, आज उसी को इलैबोरेट करते हैं और आपको बताएंगे कि इस मेथड से आपका वेट कैसे जल्दी लूज हो सकता है। हमारे साथ होंगे अली जंजानी साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और उनसे आप कॉल करके भी जो है सवालात पूछ सकते हैं। आपके बहुत सारे सवालात हमारे पास पहुंच भी चुके हैं। और ये बता दूं कि इनकी जो एक एक्सपर्टीज़ है वो स्टोन रिलेटेड भी है कि कौन सा पत्थर आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है और किस मकसद के लिए कौन सा पत्थर जो है आप पहन सकते हैं। तो यू कैन कॉल और आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ होंगे शेफ वसीम जो कि आज बना रहे हैं शबदेग। ये तो देसी सा नाम है ना, और आई हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस इज, लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली वो आज आके हमें बताएंगे और सिखाएंगे भी कि कैसे बनाना है। हमारे साथ होंगे हकीम रिजवान जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं और वो हमें नीम के पत्तों में क्या हिकमत है इसके बारे में जो है बताएंगे। डॉक्टर साइमा खान होंगी हमारे साथ जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। स्किन में बहुत सारी क्रीम्स में, बहुत सारे फेस वॉशेस में एक्ने प्रोन स्किन को जो है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि नीम के पत्तों से अगर ट्रीट किया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बताएंगी डॉक्टर साइमा खान। और हमारे साथ होंगी नाइला हक जो कि ब्यूटिशियन है और बहुत सारे फ़ायदे भी बताएंगी वो कि किस तरह आप इसको अपनी स्किन रूटीन की रिजीम में शामिल कर सकते हैं। और एक फेस मास्क भी बनाना सिखाएंगी जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पूछूंगी मैं उन्हीं से कंफर्म उन्हीं से करूंगी, लेकिन पिंपल प्रोन स्किन के लिए है। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर किरण उस्मानी ने और आज वो हमें सिखा रही हैं वेट लॉस थ्रू सन सैल्यूटेशन, राइट? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आज इतने हरी भरी लग रहे हो। क्या लग रही हो? हरी भरी। हरी भरी, मैंने कहा हरी भरी क्या होता है? हरी भरी लग रही है। हरी भरी। थैंक यू। नीम का पत्ता बन के आएंगे। वाह जबरदस्त। वो एक और भी है, क्या नाम है? साग। साग का पत्ता नहीं साग लग रहे हो जैसे वो साग के खेत। इतनी मैंने मेहनत की है, मुझे साग का पत्ता बना दिया है। कोई शुक्र है घास फूस नहीं का, कुछ और नहीं खा है। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कराची से बोल रही हूँ, नौरीन जी। आपको हमारे शो में वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तकरीबन रेगुलर कॉलर हूँ और मैं आपकी योगा एक्सपर्ट से भी एक सवाल करना है और नीम के फायदे आप बताने वाली हैं जो हमारे लिए बहुत कारआमद है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लूँ? जी जरूर। मुझे बताइए, जो एक कहावत है कि नीम हकीम खतरा जान, जी ऐसा क्यों कहा जाता है? वो किसी गलत डॉक्टर के हाथों में पड़ जाए, जिनको कुछ नहीं आता वो मशवरे दे रहे हो, उनकी बात मानना
तो शायद हम ये कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान। कि गलत मशवरा अगर मान लिया गलत प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो सही ऐसा नहीं सही, जबरदस्त। ये अब आप सवाल कर लीजिए। जी, मुझे देखिए योगा एक्सपर्ट से भी सवाल है कि अगर हम योगा करते हैं, हम बहुत फिट रहते हैं, कोई इसका अगर हम योगा छोड़ दें तो साइड इफेक्ट तो नहीं होता बाद में? और मुझे एक नीम के हवाले से सवाल करना है। जी जी। ये नीम के पत्ते कहते हैं, बच्चे होते हैं छोटे स्कूलों में जाते हैं, सर में जुएं लीकें हो जाती हैं, तो उसके लिए किस तरह इस्तेमाल करें, प्लीज ये मुझे जरूर बताएं। नीम के पत्ते बच्चों की डेली रूटीन में किस तरह शामिल किए जाए? जी, बाल किस तरह धोएं, उससे सर किस तरह धोएं? अच्छा, ठीक है जी, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, हम उनसे पूछकर आपको बताते हैं। जी ये बता दीजिए, योगा रेगुलरली जो लोग करते हैं जब वो छोड़ दें तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? वाहिद एक ऐसे एक्सरसाइज है योगा कि आपकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थी। अच्छा, उसके सिर्फ इफेक्ट्स उसके इफेक्ट्स हैं और वो पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। क्यों? ठीक। क्योंकि आपके माइंड को ये माइंड की जो है ना एक्सरसाइज हो रही होती है। ठीक है। जब माइंड की एक्सरसाइज होती है तो उसकी और कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं side है अनलेस, हाँ मैं लास्ट टाइम पहले भी बताई थी, मेडिटेशन है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तब आपको थोड़ा सा हेडेक होना स्टार्ट होती है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी और को मेडिटेशन करवा रहे होते हैं तो उसकी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होती है या उसकी बैड और जो है वो आपको ट्रांसफर होती है। अदरवाइज नो साइड इफेक्ट। जबरदस्त, तो अच्छी सी बात है। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह करते। एक और वो नीम के बारे में बता रहे थे। नीम का मतलब होता है आधा आधा। जो हमारे ये नीम खतरे जान जैसे कहते हैं, ये पूरा पर्शियन वर्ड है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मतलब आधा हकीम, आधा पूरी क्वालिफिकेशन नहीं हासिल की। हाँ जी। सही, ठीक है जी, जबरदस्त। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए पूरी अपनी बॉडी को फुल आपने रिलैक्स करके शोल्डर को अब सबसे डीप लॉन्ग ब्रेथ फुल अपनी फुल बॉडी को अपने ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। अपर बॉडी को अपर एंड लोअर बॉडी को लोअर की तरफ। नाउ डाउनवर्ड down again, once again deep long breath, inhale and exhale करते हुए down। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना जो आपके फीट है शोल्डर विड्थ से थोड़ा कम, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होना और बहुत ज्यादा जोड़ी भी ना, ठीक है। फुल अपनी बैक को अपने अंदर की तरफ और शोल्डर को अप करना है। अप करते करते करते, ठीक है, देखें आप नीज को बेंड कर दें। बेंड करते 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 दोनों हाथ को रखें, ठीक है। यहाँ से आपने दोनों हाथ ऊपर और यहाँ तकरीबन 10 सेकंड आपने होल्ड करना है। होल्ड करते हुए आपने सबसे पहले राइट लेग को पीछे करना है। पीछे किया, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 के बाद आपने इनहेल, डीप इनहेल लेते हैं। ये आपने होल्ड रखना है। होल्ड करते हुए वापस डाउन किया, ठीक है, और वन लेग को आपने ऊपर करना है, ठीक है, ऊपर ऊपर ऊपर, होल्ड। ओके, नाउ अगेन नीज रखना है और ऊपर, पैर ऊपर करना है, राइट। ओके, नाउ आपने लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाना है। पीछे जाके डाउनवर्ड फेस में जाए, ठीक है, डाउनवर्ड फेस फुल। नाउ अब आपने यहाँ जो है, जब आपने जैसे इसको प्लंक कहते हैं, जब भी आप प्लंक में आते हैं अपनी हिप को बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं करना है, बहुत नीचे भी नहीं होना, ठीक है। ये आपका पोजीशन है। ये से सबसे पहले नी के रखने, नी के बाद आपने ऐसे जैसे पुशअप होते हैं, ये आपने नीचे जाना है। यहाँ आपने फोल्ड रखना है, होल्ड, फिर आपने डीप ब्रेथ अगेन, वंस अगेन मैंने करना है, फिर होल्ड, वंस अगेन
हर आसना में आपने कम से कम 5 टाइम करना है। ये ओके, नाउ डाउनवर्ड फेस। अच्छा, अब देखिए डाउनवर्ड फेस में जाके उसी राइट लेग को आपने ऊपर की तरफ फुल क्या करना है, ऊपर। ये एक सेकेंड, फुल ऊपर ऊपर ऊपर। और नाउ अब आपने क्या करना है, नीचे की तरफ, और नी जमीन पे नहीं रहना चाहिए। होल्ड, once again deep breath, फिर up, okay, now downward face, okay, now बारी है उसी राइट लेग को आपने सामने लेके आना, ठीक है। सामने लेके आपने ऊपर, फुल, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। क्या करना था, दूसरे लेग को आपने ऊपर करना है। इनहेल, ऊपर, इनहेल, डीप ब्रेथ, ओके, अगेन डाउनवर्ड फेस। अपने लेफ्ट लेग को आगे, फुल ऊपर, फिर आगे एंड फुल ऊपर। यहां से देखिए दोनों हाथ को ऊपर और दोनों हील को भी ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 करते हुए वॉक एंड फॉरवर्ड, ठीक है। नी को बिल्कुल बैंड नहीं करना और स्ट्रेट रहना है। स्ट्रेट होते हुए आपने डाउन करना है। रिलैक्स योर हैंड एंड रिलैक्स योर दोनों हाथ को, ठीक है। जैसे रिलैक्स किया, रिलैक्स। नाउ फुल अपने दोनों को पकड़ के इस पोजीशन में नीचे जाना है एंड दिस इज योर, आपके सेंटर रोटेशन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने वेरिएशन दिया इसको। क्यों? आपके वेट लॉस के लिए। वेट लॉस, ठीक है, ठीक है। कितने अरसे में, जो फेवरेट क्वेश्चन होता है सबका, कितने अरसे में वेट लूज हो जाएगा ये करते हुए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। और कितना वेट लूज होगा? डिपेंड उनके इनटेक और उनका लाइफ स्टाइल होता है। अच्छा, साथ में आपकी मतलब अगर आप 100 kg है तो जल्दी होती है। अच्छा, 100 kg तो जल्दी होगा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक। और अगर उससे कम है? उनसे कम हो या हो सकता है उनका स्टक हुआ हो। वो बहुत से रीजन है। वेट लॉस होना थोड़ा सा इसमें ज्यादातर इनटेक डाइट में होती है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर अगर आपने एक्सरसाइज चेंज करते हैं और साथ साथ उनका डाइट भी चेंज करते हैं तो फिर फौरन होती हैं। अच्छा, योगीज जो है वो साथ में डाइट प्लान भी बताते? जी, योगा डाइट प्लान नहीं बताते। उनका ज़्यादातर ये होता है कि जो प्रोटीन इनटेक है, जैसे मीट है, वो नहीं खाते। वो नहीं खाते। ठीक है। जो प्योर योगी वाले ज़्यादातर वेजिटेबल खाते हैं। वेजिटेबल बेस्ड डाइट। वेजिटेरियन, हाँ, वेजिटेरियन होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई सवाल है हमसे? जी, सवाल ये था कि पेट ज्यादा है तो पेट का वजन कम करना था। पेट ज्यादा है, पेट का वजन कम करना था। अच्छा जी, ठीक। उसके लिए कोई आपको रूटीन बता दें हम? हाँ जी, यहाँ हकीम आ रहे ना, उनसे मालूमात करके ना तो वो बता देना कोई ऐसा जो वजन कम हो जाए। ठीक है। क्या कहते हैं ना, पेट जो है ज्यादा बाहर है। कितना वेट है आपका, बताएंगे आप? वेट का तो कभी मैंने अंदाजा किया नहीं है। 70-75 तो है। 70-75 तो है। अच्छा, हाइट क्या होगी? और हाइट आपकी क्या होगी ये बताए? हाइट ऐसे ही 5 से कम है। ओए, नहीं, 5 से कम नहीं हो सकती। यानी कि
छोटा ही का, इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ मतलब नॉर्मल, हाँ 5'3" होगी, 5'3" 5'2" या होगी। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ। हम आपको बता देंगे, ना परेशान हो, आपको बिल्कुल अच्छा, हमारे एक बाकी। एक बात और पूछनी थी आपसे। जी 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 पूछिए। ये बात ये कि आपके ये प्रोग्राम में कॉल करने से बैलेंस भी कटता है क्या? क्या नहीं करते? बैलेंस भी मोबाइलों में से कटता है क्या? जब आप कॉल करते हैं? जी हाँ नॉर्मल नॉर्मल कटता है, जितना आप कॉल बाकी लोगों को जब करते हैं उस पे कटेगा, तो वही उतना ही बैलेंस आपका यहाँ पर भी कटता है। आई थिंक, आई होप कि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कंफर्म भी हो गया, नॉर्मल बैलेंस करता है जी, कोई हम आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करते। तो चलिए ये भी बहुत सारे लोगों की जो है क्लियर होगी गलतफहमी। अच्छा कोई उन्होंने पूछा है कि पेट कम करना है, तो पेट के लिए कुछ देखिए स्पेसिफिक? मैंने तो ये आइडिया लगाया है कि उनका सिर्फ पेट नहीं है, ऑफ कोर्स उनका पेट ओवर हो जाता होगा क्योंकि 75 है और उनका हाइट भी कम है, नॉर्मल है, हाँ। नॉर्मल। तो आप खुद देखें कि वो काफी हेल्दी होंगे, बिल्कुल। होंगे। हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है, हेल्दी होंगे, heavy, बिल्कुल, हाँ। तो यही सैल्यूटेशन करें, जो अगर उन्होंने देखा होगा, कल मैंने जो वर्कआउट बताई है वो कर दीजिएगा और साथ एक दिन सैल्यूटेशन करें, एक दिन योगा एक दिन वर्कआउट। और स्पेशली जब आपका पेट का, जो मैंने अपनी वन लेग को आप बिहाइंड करके फिर वापस अपनी चेस्ट लेवल पे लेके आई फॉरवर्ड, और उनको मैंने ये ज्यादातर ही के लिए क्योंकि आपके लोअर बैक जब मैं आगे करती हूँ ना, तो ये लोअर बैक की लोअर एब्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, सही है। तो आप ये फॉलो कीजिए और साथ में डाइट का भी खास ख्याल रखिएगा। और हमारे जब बाकी गेस्ट आएंगे यहाँ पर तो उनसे भी जो है मैं पूछ लूंगी कि आज नीम के पत्तों के जरिए किस तरह वेट लूज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच टाइम। एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे अली ज़ंजानी साहब ने, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी है और पत्थरों का जो इफेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे वो भी है। और ज़्यादातर जो मेरे पास सवाल आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा मेरे पास बहुत सारे आपके सवाल जो हैं वो जमा हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जितने भी हमारे जो यूरोप के जिन्होंने ट्यून इन किया है अभी जो ये शो देखना स्टार्ट हुए हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा बता दें कि हम ये जब पत्थरों की बात करते हैं तो किस तरह जो है ये पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं पत्थर। देखिए पत्थर जो हैं पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इनका असरात होते हैं। बेसिकली ये सारी कलर थेरेपी होती है। स्टोन्स के अंदर एक उनकी अपनी जैसे हर बंदे की शख्सियत होती है, इसी तरह पत्थरों की भी क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी तासीर होती है। कुछ गर्म तासीर के होते हैं, कुछ ठंडी तासीर होती है, और ये आपके मूड पे, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनका पड़ता है। क्योंकि हर पत्थर का ताल्लुक एक प्लैनेट के साथ है और उस प्लैनेट की अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट के आपके जायचे में अगर स्टार्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और उससे रिलेटेड आप कोई स्टोन पहनते हैं या उसकी वेव्स आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रही, तो ये स्टोन्स हेल्प करते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे है कि उसकी वेव्स आपकी बॉडी तक आती हैं, आपकी बॉडी का जो ऑरा है, हालाए नूर है, उसको बैलेंस करता है। आपके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के जायचे में मून ठीक नहीं है, अब मून तो सारे देखते भी हैं, रोज़ निकलता भी है, लेकिन जायचे के मुताबिक जब आपकी पैदाइश हुई है उस वक्त मून की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, तो उसको बेहतर करने के लिए फिर हम मून से रिलेटेड पहनते हैं। फिर इसी तरह सन है, फिर मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है। तो इन तमाम प्लैनेट्स के स्टोन्स जो हैं वो हम लेके पहनते हैं और ये आपकी बॉडी के ऊपर अच्छे असरात भी डालते हैं और बुरे असरात भी डालते हैं। अगर कोई स्टोन आप कभी पहने, बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि हमने ये पत्थर पहना था, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान होने लग पड़ा, तबीयत ख़राब हो गई, मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग पड़ा, चिड़चिड़ापन आ गया, तो फौरी तौर पे आप इस तरह के तजर्बे ना करें। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उससे पूछें कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। फिर कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं वक्ती तौर पे आप कोई काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है, जॉब से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, या किसी और फील्ड के हवाले से आप पहनना चाह रहे हैं, तो जब आपका वो काम हो जाए
उसके बाद आप फिर उस स्टोन को यूज ना करें, फिर आप छोड़ दें, फिर आप उसको पहनना छोड़ दें। वैसे जनरली अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टोन्स हैं और एक ऐसा स्टोन होता है, चूंकि दवाई एक भी काम करती है, बिल्कुल। आपको 2, 3, 5, 6 या मलंग बनने की जरूरत नहीं है। आप एक पत्थर भी लेके पहने तो वो भी काफी होता है। सही, ठीक। तो वो आप चेक करवाएं कि आपका बाय बर्थ कौन सा एक ऐसा स्टोन बनता है जो सारी जिंदगी आपके साथ रह सकता है। साझा रह सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ये जो आपने भी कहा कि आपकी तबीयत में जो है चेंज आ जाता है या मूड के ऊपर जो डिपेंड करता है, तो पहला सवाल भी यही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1979, 4 अप्रैल ही बनता है ना? हाँ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मैंने नीलम जो है वो पहनना शुरू किया जिसकी वजह से तबीयत में उदासी सी आ गई है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि नीलम जो है इटसेल्फ बहुत ज्यादा गर्म पत्थर है। अच्छा। इसका जो मिजाज है ना, ये लड़ने झगड़ने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों की तबीयत में बहुत ज्यादा धीमापन हो और बहुत ज़्यादा स्लो हो, ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सुस्त है, तेज़ नहीं है, तो वो अपने बच्चों को पहना सकते हैं। चूँकि नीलम जो है ये हर इसके असरात ये होते हैं कि ये गुस्सा पैदा करता है, अच्छा। फ्रस्ट्रेशन भी पैदा करता है। अच्छा, मुझे लगा नीलम बड़ा ठंडा सा पत्थर होगा। नहीं नहीं, ये नीलम ब्लू होता है ना, ब्लू कलर का। ये मैंने इस वक्त पहना भी हुआ है और इसको ब्लू डायमंड भी कहते हैं, ब्लू सफायर भी कहते हैं, ब्लू टोपाज भी कहा जाता है कुछ इसके नाम। तो इसके अंदर ये है कि आप नीलम कभी भी बगैर पूछे ना पहने, क्योंकि इसका ताल्लुक है जोहल के साथ। जोहल एक ऐसा प्लैनेट है कि जो इंसाफ पसंद तो है, लेकिन दुनिया में जितनी भी बुराइयां चल रही हैं उससे भी इसका ताल्लुक है। अच्छा। तो ये जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी रेशो ज्यादा कर देता है कि बंदा तन्हाई पसंद हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए अभी जिन्होंने ये पूछा कि नीलम मैंने पहना है, तो यही हो रहा है कि इनको चूंकि नीलम सूट नहीं किया, या अगर नीलम इन्होंने पहना है तो किसी ऐसे टाइम पे पहने जब जोहल की पोजीशन अच्छी हो, कि वो नेगेटिविटी की बजाय इनको फायदा दे। तो अभी ये क्या करें, मतलब ये पत्थर उतार दें, ना पहने? अभी ये फौरी तौर पे पत्थर उतार दें और अगर पहनना चाहते हैं तो या तो सुर्ख मरजान लेके पहने या अकीक लेके पहने। ये दो पत्थर इनको सूटेबल हैं कि इनका मूड बिल्कुल ठीक रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है आपने जो पहना हुआ है पत्थर, इसको उतार दे ताकि ये जो है असरात खत्म हो इसके। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, आई थिंक आउट हो गए हैं। अच्छा जी, सवाल दूसरा मेरे पास ये है कि 4 अगस्त 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है अपनी। पहले तो इन्होंने अपने लिए पूछा है कि मेरे लिए कौन सा जो है पत्थर सूटेबल रहेगा, पहले इन्हें बता दें, फिर इनकी अपनी वालदा के लिए भी पूछा है। तो 4 अगस्त 1992। जी बिल्कुल, ये अगर अपने लिए कोई स्टोन लेके पहनना चाहते हैं तो ये फिरोजा लेके पहन सकते हैं। अच्छा। फिरोजा इनके लिए सूटेबल रहेगा। एक तो फिरोजा काफ़ी रूहानी किस्म का पत्थर है, स्पिरिचुअलिज्म से इसका ताल्लुक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो साहब हैं, इनका जायचा अगर मैं देखूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, प्यार करने वाले हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, लेकिन जब इनको किसी की ज़रूरत होती है तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश ये करें कि फिरोजा लेके पहने, उससे ये है कि लोगों की नज़रों के सामने रहेंगे और लोग इनसे फ़ायदा उठाएंगे और फिर इनको फ़ायदा भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि लियो है, मतलब इनसे फ़ायदा उठाया जा नहीं सकता, यही मैं सोच रही थी। लियो से जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, लियोस को खुद भी नहीं पता होता। व्हाट? लियोस जो हैं बेचारे सादे से लोग हैं। नहीं, लियोस के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो मैं आपको बता दूं, ये रूल करने की क्वालिटीज़ हैं। अगर लियोस ना हो तो लोगों को पता ही ना चले कि उन्होंने जाना कहाँ पे है। लियोस जो क्या है, बात आपने कह दी, बस ये रिपीट में चला है ये वाली बात, ठीक है। लियोस जो है रास्ता दिखाने वाले हैं, हाँ, सही। समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उस्ताद हैं अच्छे। लेकिन इन बेचारों का फायदा भी उठाया जाता है। इनका लियोस का तो बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। हमें पत्थर बताएं जिससे फौरन पता चल जाए ये इंसान है जो पॉइंट करना शुरू, ब्लिंक करना शुरू कर दे कि आपका फायदा उठा रहा है फौरन। उसके लिए फिर कुछ ऐसे पत्थर जेब में भी रखें। वो जेब में रखने वाले पत्थर होंगे बाकी। अच्छा, इन्होंने अपनी वालदे के लिए भी पूछा है। 11 नवंबर जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे लगता है वालदा ने सख्ती से मना किया था कि आपने जो है ना सन नहीं बताना, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। उनका नाम फरहान है, तो ये कह रहे इनके लिए भी कोई स्टोन बता दें। देखिए, इनका चूंकि 11 नवंबर आपने बताया ना, ये स्कॉर्पियो बनती हैं और इनके लिए सुर्ख हकीक सूटेबल रहेगा। अच्छा। और इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को वॉच करना चाहिए, नेग्लिजेंसी आजकल बिल्कुल भी नहीं हो,
6 जून तक का जो टाइम है हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें और खाने पीने का ख़ास तौर पे ज़्यादा ध्यान जो है वो रखें। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा मैं फ़ायदे मिलते हुए देख रहा हूँ। ज़हनी तौर पे रिलैक्स भी रहेंगी और सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा इस साल में। अच्छा, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, आप उसमें क्या देख रहे हैं? मैं इसमें ये देख रहा हूँ ये क्या है? अच्छा, ये चार्ट है कोई? जी या प्लीज पीछे कैमरे को भी दिखाएगा। ये एक चार्ट है जो साथ साथ जिसको रेफरेंस किया जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुंदर से बड़े इंटरेस्टिंग आज आपने गेस्ट बुलाए हैं, तो मैं अपने लिए भी पूछना चाहूंगी जी जी कि मेरा नाम फरा है और डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1962 और सुबह तकरीबन फजर से पहले तहज्जुद के वक्त पे मतलब टाइम ऑफ बर्थ है। तो मैं भी पूछना चाहूंगी कि मुझे कौन सा, मतलब मैं सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ मुस्तकिल, जॉइंट पेन्स वगैरह, तो मेरे लिए कौन सा स्टोन और उसका क्या साइज, क्या वेट, क्योंकि हम कैरेट वगैरह हमें तो पहचान होती नहीं है। डिटेल में है, सब डिटेल में पूछना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा सा ताकि मौका मिला है तो मैं सही तरीके से पूछ लूँ। ठीक है, जबरदस्त बता देते हैं आपको। जी बिल्कुल। इनका अगर मैं बर्थ चार्ट देखूं तो 26 जनवरी से इनको थोड़े से हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। और ये तकरीबन रहेगा 12 अप्रैल तक। अच्छा। और अगर ये अपने हाथ में कोई स्टोन लेके पहनना चाहती हैं तो ये क्या कहते हैं फिरोज़ा लेके पहन सकती हैं या एमरल्ड भी लेके पहन सकती हैं, उससे भी इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अगर हेल्थ के हवाले से कुछ सदका देना चाहें तो जो सब्ज़ चीज़ें हैं ग्रीन कलर की, कोई ग्रीन वेजिटेबल ले लें या ग्रीन कोई दाल या कोई भी चीज़ लेके अपना सदका हस्बे तौफीक जो है ये दे सकती हैं। तो बाकी ये कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनालिटी की मालिक हैं, सबका ख्याल रखने वाली हैं, सबसे प्यार करने वाली हैं और थोड़ा सा रोबदार भी हैं, गुस्सा करने वाली भी है। जब अम्मी बन जाए ना फिर ये वाला पार्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, बीच में रोबदार होना जरूरी होता है। अच्छा, एक सवाल जो है मुझसे किसी ने पूछा था कि जो लोग, क्योंकि एमरल्ड एक बहुत महंगा पत्थर है, फिर जितने भी असली पत्थर हैं जिनका वाकई असर होगा वो काफी महंगे हैं, तो जिनकी इस्तिताअत ना हो, फॉर एग्जांपल एक एमरल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव पत्थर, तो कोई अल्टरनेटिव होता है इसके लिए? बिल्कुल है, एमरल्ड की मुख्तलिफ क्वालिटीज आती हैं। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ए क्वालिटी आप लेके पहनते हैं उसके 100% असरात हैं, अब बी क्वालिटी ले लें उसके 80% होंगे, अच्छा, सी ले लें उसके 60% होंगे, कि थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो हो जाता है लेकिन उसके असरात तकरीबन ऑलमोस्ट वही होते हैं। फिर उसकी रिप्लेसमेंट ये होती है, आप एमरल्ड की जगह ऑनिक्स लेके पहन सकते हैं, वो भी एमरल्ड की तरह लगता है और बहुत सारे लोग यही समझ के उसको पहन लेते हैं, सस्ता होता है और इतना सस्ता होता है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सही, ठीक है। फिर सब्ज अकीक आता है, वो आप लेके पहन सकते हैं। ठीक है। तो और इसके साथ पन्ना जो है, एमरल्ड को पन्ना भी कहा जाता है, इसकी भी मुख्तलिफ किस्में आती हैं कि वो भी आप लेके पहन सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमने, चूंकि एमरल्ड का ताल्लुक है मरकरी के साथ, आपने मरकरी कंट्रोल करता है ग्रीन कलर को, तो आप ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन लेके पहन लें वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा देगा। अगर आप स्टोन नहीं पहन सकते, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दें, आप ग्रीन कलर के जो फूड आइटम्स हैं उनका इनटेक ज्यादा कर दें, वो खाना शुरू कर दें, ग्रीन कलर के सदके ज्यादा देने शुरू कर दें, ग्रीनरी को देखना शुरू कर दें, उससे भी आपको फायदा होता है। तो अगर स्टोन्स आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये छोटी छोटी चीजें इससे भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और सदका तो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही जो है ना कुछ अरसे बाद जो है उसको करना ही चाहिए, सदका निकालना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा ही होता है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है नाइला हक ने, जो कि हमारी ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमें आप नीम का मास्क, जी बिल्कुल, नीम का मास्क, और नीम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, हमारी खूबसूरती को
इन्हेंस करने में बहुत मददगार होती है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इस मास्क का हमें बड़ी देर से इंतजार है, ये भी हम बताएंगे आपको। डॉक्टर साइमा खान जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बड़ा ही मुझे गुस्सा चढ़ता है क्योंकि सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जिंदगी में एक दफा आपको सारी कड़वी दवाई जरूर देते हैं। अच्छा। जैसे आपको कहते हैं कि आपका खून साफ होगा और आपकी स्किन साफ होगी, उसमें यूजुअली कहीं ना कहीं नीम का कंपोनेंट जो है वो होता है। ऐसा ही तो जरा डिटेल में इस पे भी हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हकीम रिजवान साहब ने जो कि हर्बलिस्ट हैं। और आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो आप लोगों से मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसका सबसे जबरदस्त जवाब जो है वो मुझे हकीम साहब यहाँ पर दे चुके हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, आज जो हमने सवाल रखा है ना, मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं, और वो है नीम हकीम खतरा जान। ये जबरदस्त सवाल है, ये है ना? तो आज ये के क्यों दौर का है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ये कहावत तो है ही। नहीं, ये बताता हूँ आपको मैं कि हम जो क्वालिफाइड हकीम है ना पूरे मुल्क में, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत चलते हैं, ये 34 कॉलेजेस हैं। अच्छा। और हम जो टोटल क्वालिफाइड हकीम इस वक्त मौजूद हैं वो 28,000 हैं। 28,000 पूरे पाकिस्तान? 28,000। ठीक है। लेकिन जो नीम हकीम है ना, जो खुद से वो भी हकीम कहलाते हैं और उन्होंने अभी वैसे दवाखाने बनाए हुए हैं, वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख? 4 लाख से काफ़ी ज़्यादा है, शायद अब इससे भी ज़्यादा हों। अच्छा। और जली सनात किसी जगह पे बन रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, वो उनको दी जा रही हैं। अच्छा। और वो लोग वो कर रहे हैं। अब इसमें जब मैं प्रेसिडेंट था तिब काउंसिल का, फिर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो हमने काफ़ी कवानीन बनवाए हैं कि ताकि इनका खात्मा हो सके। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनाया अभी रिसेंटली। अब उस पर इम्प्लीमेंट जब होगा तो फिर इन लोगों का सबका सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट किसी तबीब के पास जाए, उससे ज़रूर पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपकी क्या बैकग्राउंड है। आते हैं बस आगे बेचारे मासूम लोग हैं, कहते हैं नब्ज़ देखें, जो वो दे देता है वो लेके खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो लोग तो तंग हैं ही ना इन लोगों से, सबसे ज़्यादा तंग हम लोग हो रहे हैं क्योंकि वो भी हकीम कहला रहे हैं खुद को। हाँ, नाम खराब होता है इस तरह। बिल्कुल। इस तरह से मैंने एक्ट में काफ़ी तरमीम भी करवाई हैं। आजाद रहीम साहब थे हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे, फेडरल सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ी शफकत की, बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने काफ़ी चीज़ें तरमीम की। लेकिन अब उस पर इम्प्लीमेंट होगा ही तो इस पे इनका खात्मा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कवानीन बन गए हैं सारे कवानीन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह आज मैंने शो की शुरू में भी कहा कि कवानीन तो बहुत सारे जो है इन प्लेस हैं, बड़े अच्छे अच्छे इन प्लेस हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है ये तो बहुत वो बड़ा चीज। माफिया ये। अब देखें ना, अब जो फील्ड में ड्रग्स के लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट जिन्होंने करवाना है, अब वो उन लोगों से तो वो मामला सीधे कर लेते हैं ना, अपना सिलसिला जो भी होता है। बिल्कुल। और हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको खाम तंग करेंगे फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना तो चाहिए। जो मकसद है कवानीन का उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे, और जब आप देखें तादाद इतनी ज्यादा है जो नीम हकीम जिन्हें कहा जाता है, तो ज्यादा ही मतलब 10 में से आपके पास फिर 8% चांस यही है कि आप किसी ऐसे ही तबीब के पास जाएंगे जो क्वालिफाइड नहीं होगा। और जब आप उसके पास जाएंगे और फिर जो इनको इल्जाम लगाया जाता है हकीम पे कि स्टीरॉइड्स डालते हैं दवाइयों में, ये होता है, फिर वो वाकई आपके साथ तो सब कुछ होगा। और उससे जो फिर हमारे क्वालिफाइड, और मैंने देखा जनरेशंस में चलती आती है ये जो तिब की नॉलेज है, ये मैं यूजुअली जो है फिर बाप भी, परदादा भी, दादा भी, उसमें भी चलती ये जरूर है कि जैसे वो नीम हकीम जो है ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे मुल्क में मौजूद हैं, 8 या 10 लोग हैं टोटल, जिनके पास कोई एक एक नुस्खा जरूर है। अच्छा। और वो बड़ा इफेक्टिव भी है। अच्छा। इतना इफेक्टिव नुस्खा शायद हम क्वालिफाइड लोगों के पास नहीं होगा जो उनके पास है, कोई एक आध। जैसे इधर हाफजाबाद में किडनी का एक बंदा ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर लाहौर में एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, और बेटे उसको गोश्त बेच रहे होते हैं, जो बाबा जी हैं वो उनके पास लाइन लगी हुई है और वो हेपेटाइटिस सी का इलाज कर रहे हैं, और वो सही है। वो सही है। और मैंने उनकी मेडिसिन भी चेक करवाई है। अच्छा। और मेडिसिन है भी हर्बल मेडिसिन। अच्छा, इस तरह फिर वजीरिस्तान में एक साहब है, वो 3 बोतल शरबत की बना के देते हैं, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने इन 8-10 लोगों के लिए, जब मैं प्रेसिडेंट था और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था हेल्थ में, तो मैंने कोशिश की कि इनको किसी कानून में ला के तो इनको एक एक मर्ज का इलाज का वो किया जाए, सर्टिफिकेट दे। तो फिर हमारे जो अभी के सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे ये कहा कि हकीम साहब इस जुमरे में कई दूसरे लोग भी फिर आ जाएंगे। जो बिल्कुल, ये तो फ्लड गेट खुल जाएगा ना, इसलिए इनको छोड़ दिया फिर हमने। अच्छा अच्छा। लेकिन इनकी मुझे लगता है दवाइयाँ लेकर ना उनको रजिस्टर करा देना चाहिए कि ये जो दवाई है ये ठीक है। वैसे हकीम साहब जितनी दफा आप मेरे शो पर आए, एक नुस्खा तो मैं भी शायद अब लोगों को दे सकूँ है शुगर का तो मैं बता ही सकती हूँ अगर मैं अपना भी खोलूँ तो। लेकिन ये जरूर, और आप लोगों का हक है, मैं तो हमेशा कहती हूँ डॉक्टर के पास आप जाते हैं, हर किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन किसी नए के पास अगर आप जाए तो सवाल जरूर करें। अवेयरनेस के लिए ना, ये जो इश्तिहारी हकीम है ना, इनको तो कभी भी फॉलो ना करें।
मैंने अपने दौर में ये सारे इश्तिहारात इकट्ठे किए पूरे मुल्क से, जो छोटे अखबारात में से आते हैं। 374 इश्तिहारात इकट्ठे किए मैंने अखबारात में, जो हकीम लोग इश्तिहार देते हैं। अच्छा। उन 374 में से सिर्फ 6 ऐसे थे जो हमारे क्वालिफाइड हकीमों के इश्तिहार थे, अच्छा, ऐड थे। बाकी सब ये नीम हकीमों के इश्तिहार थे और लोग उसमें चले जाते हैं। अब पिंडी में जो ड्रग कोर्ट बनी थी, वो जज साहब मुझे भी साथ बुलाते थे जब केस सुनते थे, मैं उनके साथ बैठता था। तो एक हकीम को उन्होंने, यही नीम हकीम को, उसने 3 लाख का जुर्माना कर दिया, अच्छा, फाइन कर दिया उसको। वो बड़ा खुश हो गया। बाहर मैं गया, मैंने उससे थोड़ा शर्म दिलाई, थोड़ा उसको खुदा खौफी का बात। कहता है हकीम साहब कोई बात नहीं, हमने 10 लाख कमा लिया, 3 लाख इसमें दे देंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, ये इश्तिहारात जो देते हैं। लेकिन ये लोगों को चाहिए ना कि वो थोड़ा सा, कि थोड़ा सा आप अवेयर रहें, और आपकी अपनी सेहत का मामला है तो आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही है। नीम से हम जरा नीम के पत्तों पर आ जाते हैं। आपको हमने वार्न तो कर ही दिया है। कुछ चीजें जो मुझे ओवर द इंटरनेट, ओवर द टॉप पता है। यूजुअली नीम के पत्ते को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, मुझे तो यही पता है कि सिर्फ पुराने ज़माने में मच्छरों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि नीम के पत्ते जो है अगर वो वहाँ पर बिछा दिए जाएं तो कड़वे होते, उसकी एक स्मेल होती है, उसकी वजह से मच्छर नहीं आते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का इसमें इलाज जो है वो अपेरेंटली पाया जाता है, जिसकी डिटेल हमें बताई जाएगी। डायबिटीज़ है, जिसमें मलेरिया है, स्किन डिजीज़ है, आई डिसऑर्डर है, ब्लडी नोज़ है, अपसेट स्टमक है, स्किन अल्सर है, गम डिजीज़ है, हेड लाइस है। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह जो है केटर करता है नीम के पत्ते, इस पे हम बात करते हैं। पहले हमारे पास एक कॉलर थी जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई, उन्होंने एक बड़े मजे का सवाल पूछा था कि मुझे लगता है आपसे मैं ज्यादा ही पूछूंगी कि नीम के पत्तों से अगर बाल धोए जाएं, बच्चों के लिए उन्होंने पूछा है कि स्कूल गोइंग में बार बार जो है ये हेड लाइस हो जाती है, जुएं हो जाती है, तो अगर नीम के पत्तों से बाल धोए जाएं तो क्या उससे ये छुटकारा पा सकते हैं हम? नीम के पत्तों को रात को भिगो दें आप पानी में। अच्छा। सुबह उठ के उनका आप जो पानी है उसको बॉईल कर लें और उससे आप उनके हेड वॉश कराएं। अच्छा, तो उससे भी बाल बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और है कि नीम के पत्तों को आप पीस लें, पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के उसको जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, उसमें आप डाल दें, मिक्स करके रख दें, 2-3 घंटे पड़ा रहने दें। और उसके बाद उसको पेस्ट और ऑयल को बालों में अच्छी तरह लगाने के बाद मलमल का कपड़ा बांध लें, ठीक है, और सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे तो जो लाइसिस है ना वो सारी मलमल के कपड़े में आ चुकी है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और ये प्लीज जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, मैं स्पेशली उनकी माओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक फ्राइडे छोड़ के अगले फ्राइडे पर आप वैसे ही एक दफा उन्हें ये तेल लगा दें। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल दवाई नहीं है, लेकिन इससे जो है आपके बच्चे रहेंगे। स्कूल में कहीं ना कहीं से ये चीज, इसके अलावा जैसे डैंड्रफ हो जाती है बालों में, हेयर फॉल हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे कहते हैं ना लोग नीम हकीम, तो मुझे लगता है ये कहा जाता है कि नीम बजाते खुद एक हकीम है। वाह, कितने क्या खूबसूरत बात की। तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि नीम खुद हकीम है। अच्छा, वाह। हमारी ब्यूटी से रिलेटेड हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे इसमें हमें मिल जाती है, शिफा मिल जाती है, इलाज मिल जाता है। जैसे हकीम साहब ये भी बताएंगे, कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, मैं भी ज़रूर डिस्कस करूंगी। एंटी एजिंग है नीम हकीम, ये नीम का पत्ता जो एंटी एजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर बालों से ही मैं हकीम साहब से पूछती हूँ, बालों के लिए और किस तरह? देखिए, बाल अगर आपके कमजोर हैं और वीक बाल है और बाल गिरते भी हैं तो नीम का तेल भी मिलता है ना। अच्छा। अब ये देखना पड़ेगा कि नीम का तेल लोग लेंगे कहाँ से, मतलब प्योर भी है कि नहीं, ये भी आजकल एक इशू है ना। तो अगर अच्छा वाला नीम का तेल मिल जाए तो उसको बालों के जड़ों में लगाया जाए तो ये बड़ा जबरदस्त काम करेगा बालों के लिए। बाल सिल्की भी होंगे, बाल मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे। अच्छा, जबरदस्त। जी। और नीम जो है ना, ये तो सदियों से इस्तेमाल हो रही है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई मामलों में इसकी अफादियत है। जैसे इन्होंने बताया बालों के लिए, तो बालों में इसको मेहंदी की तरह सिर्फ लगा लिया जाए। अच्छा। नीम के पत्तों को ग्राइंड करके तो मेहंदी के तौर पर लगाएं। इस तरह फेस के लिए, पिंपल्स के लिए, वो छोटी छोटी चीजें बताएंगे अभी। सारा कुछ, हर चीज जो है उसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, नीम जो है, मैंने बहुत दफा ये कंपोनेंट देखा है, जितनी भी हमारी हर्बल स्किन केयर की दवाइयाँ होती हैं उसमें नीम का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है। तो क्या इसका किस तरह रिलेशन है स्किन केयर से? इसका ये सुंदर के देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज पे आप वो करें ना, ऐसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कोई इन्फ्लेमेशन हो उसको रिड्यूस करती है। उसके अलावा मतलब इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। अच्छा, वाह। हाँ, उसका ये कि मतलब वो प्रॉपर्टीज के मुताबिक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा आपको डेफिनेटली होगा। अच्छा, इसलिए वो सारी पुरानी मूवीज में ना इसको पीस के फौरन हर जख्म पे लगा दिया जाता है, बिकॉज इसलिए कि वो एंटीसेप्टिक है। और अगर आप एक्ने पे लगाएंगे, एक्ने क्या चीज़ है, इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सही, उस पर आप लगाएंगे तो उसमें फिर आपको डेफिनेटली उसका क्योर मिलेगा। एंटीबैक्टीरियल है ना, तो बेसिकली जब एंटीबैक्टीरियल होगा तो उसका डेफिनेटली फिर उसका रिएक्शन ही उसके मतलब उसको ठीक करने के लिए होगा।
ठीक है। अच्छा, जो इस तरह की क्रीमें आती हैं जो अगर आपको हल्की सी भी वो होता है ना, दाना निकलने से पहले दर्द होना शुरू हो जाती है बिल्कुल। कि वो रेड सा होता है, अभी उसका वो जो प्रॉपर दाना बना नहीं होता दर्द, तो अगर उसके ऊपर पीस के लगाया जाए तो ये क्या उसको रिड्यूस करेगा? डेफिनेटली, मतलब इसका ये ना कि प्रॉपर्टीज ही इसकी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन से आपको क्या होगा कि आपके स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा और पस भी आएगी। तो ये जब बैक्टीरिया होगा तो उसमें पस डेफिनेटली आएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज से ये होगी कि अगर आप लगाएंगे इसको तो फिर उसमें मतलब हम लोग तो इसको डायरेक्ट लगाने के उसमें वो नहीं होते, लेकिन ये कि फिर भी मतलब इट हैज बीन यूज्ड इन सो मेनी थिंग्स, मतलब ये बहुत उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी। अच्छा, हाँ, मतलब डायरेक्ट ये इसमें भी आते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन Direct इसकी use, ठीक है कि नहीं है, उसमें क्या डालना चाहिए। अली जंजानी साहब हमारे पास थोड़ी देर के लिए हैं, तो आपके जो बाकी सवालात हैं वो मैं आपसे पूछ लूं। अच्छा, ये पूछते हैं 1 जुलाई जो है नाम क्या इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखी 68। अच्छा, 1 जुलाई 68 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये पूछे मेरी जो है पिछले 1 साल से तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहना शुरू हो गई है, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए। अच्छा, ऐसा है कि इनकी हेल्थ अगर मैं देखूं ये मज़ीद अभी सितंबर तक इसी तरह चलेगी। अच्छा, तो इसमें एक तो नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी ना हो, मेडिकली अपना एक तो प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट है वो करती रहें, और दूसरा ये है कि एक स्टोन है दुर्र नजफ, वो लेके अपने हाथ में पहन ले, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के हवाले से अपने आप को रिलैक्स ये फील करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, दुर्र नजफ जो है फिलहाल वो लेकर पहन ले, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1989, इनका नाम है आदिल अली, और ये कह रहे हैं मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, कोई सूटेबल पत्थर बता दीजिए। देखिए, इनका अगर मैं बर्थ चार्ट देखूं तो इसमें जो भी ये काम करते हैं सिर्फ करियर में नहीं, इनके हर काम में हर्डल्स आते हैं। अच्छा। होते ज़रूर हैं लेकिन देर सवेर हो जाती है, तो थोड़ा डिले हो जाते हैं, रुक रुक के होते हैं। तो इस हवाले से अगर ये कोई स्टोन लेके पहनना चाहते हैं तो सुर्ख मरजान लेके ये अपने हाथ में पहने, तो इंशाल्लाह ताला इनके ये जो काम 1 दिन का 10 दिन पे चला जाता है वो एटलीस्ट 5 दिन पे आ जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है, तो करियर जो है इनका बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बहुत सारे स्कॉर्पियंस हैं हमारी टीम में भी, तो ये सवाल मैं पूछ कर जाऊंगी, स्कॉर्पियंस के लिए कौन सा सूटेबल पत्थर होता है? स्कॉर्पियंस के लिए सुर्ख हकीक है, सुर्ख मरजान है, समहाउ रूबी भी लेके पहन सकते हैं, और गार्नेट आता है एक स्टोन, वो भी लेके पहन सकते हैं। अच्छा, ये इनकी खूबसूरत पर्सनालिटी को उभारेगा? जी बिल्कुल उभारेगा, या उसको जो है थोड़ा मध्यम बिल्कुल निखार देगा और जो है अच्छी होके आएगी। बिल्कुल, जो सूट करता है आपको पत्थर, आई थिंक सो वो आपकी जो बैड क्वालिटीज होती हैं उसको दबा देता है, जी बिल्कुल, जबकि गुड क्वालिटीज होती हैं मतलब उनकी जो शिद्दत है उनको कम कर देता है, काफी हद तक जो खराबियों की शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है। मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती, लेकिन कमी उसमें जरूर वाक़ होती है। हाँ बिल्कुल, एक चीज जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, वो ये कि जब भी रूबी पहनती हूँ मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ। मतलब वो कहीं कहीं पर काम भी आता है जहाँ पर आप थोड़े मिनमिना रहे होते हैं, काम नहीं हो रहा होता, रूबी पहन के काम हो जाता है, फिर उसको फौरन उतार के कहीं साइड पे रख दें, और आई थिंक सो इसका जो है असर वो होता है। थैंक यू सो मच अली जंजानी साहब, आपने जो भी बताया, जितने भी लोगों ने जवाब सुने प्लीज दुआओं में जरूर शामिल रखा करें हमें। अभी टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, आज तो हंडिया भी है यहाँ पर, और मुझे लगता है कुछ, वैसे इसका नाम भी क्या था जो हम आज बनाने जा रहे हैं? शबदेग। शबदेग, ठीक है, तो ये क्या है मुझे बताएं जरा इसके बारे में। शबदेग जो है बेसिकली बनती है मटन या बीफ में। ठीक है, हम बना रहे हैं चिकन में। अच्छा, कि जल्दी इजी कुकिंग के लिए, इजी और जल्दी कुकिंग के लिए। ठीक है, वैसे तो इसको काफी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा 1-1.5 घंटा तो लाजमी लगता है इसको। अच्छा, जितनी भी आप कोशिश कर लें। ठीक है, लेकिन ये हमने बनानी है 15-20 मिनट अपने टाइम के मुताबिक। ठीक है, जबरदस्त। तो इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे खासे हैं। इंग्रेडिएंट्स तो काफी हैं इसके। ठीक है, हम बता देते हैं। ये बड़ी मजेदार डिश है, ये आराम से बना सकते हैं अपने घर पे। इसमें हम प्याज इस्तेमाल करेंगे, शलजम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चिकन हो गया इसके साथ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रूह केवड़ा है, ठीक है। इसकी यहाँ तक मुझे जो है ना वो आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत मजेदार। हाँ, उसके बाद इसमें क्रीम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बटर मैंने रेसिपी में ऐड नहीं किया, लेकिन ये है कि इसमें हम डाल के थोड़ी सी जब ये तैयार हो जाएगी इसके अंदर डालेंगे तो इसकी एक रूह आएगी। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद ग्रीन चिली है, ठीक है, गार्लिक है, सही, लौंग है, ठीक है, और गरम मसाला है, जबरदस्त, हल्दी है, और सूखा धनिया साबुत है ये।
ठीक है, जबरदस्त। और ज़ीरा होगा, नमक होगा, वाइट पेपर है और ऑयल है। ठीक है, ठीक है। और ये शलजम आपने बताया? ये शलजम पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। सही। सबसे पहले हम शलजम डाल देंगे क्योंकि चिकन जल्दी हो जाएगा, शलजम को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक तो है। सबसे पहले हम स्टार्ट में इसके शलजम डालेंगे। अगर आप गोश्त के ताकि- साथ बना रहे हैं तो फिर तो ये मसला तो नहीं फिर होगा तो ना? आप दोनों चीज़ें, सब चीज़ें इकट्ठी डाल दें इकट्ठी डाल दें। और इसको दम दे दें। अच्छा, इतना आसान, सब कुछ डाल के दम दे दे? बहुत इजी है। वाह, जबरदस्त। Easy ये तो cooking मेरी है। फेवरेट डिश बनने लगी है यहाँ पर। मुझे बड़ा मजा आता है जो स्पेशली स्टू टाइप जितनी भी चीजें होती है ना, इसमें आपने सब कुछ डाला, दम दे दिया और वो बन गया। जबरदस्त। ठीक है, तो ये आप साथ साथ देखिए, ये भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा वापस जो है हकीम साहब आपके पास आऊंगी, और नीम की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप मुझे बताना शुरू करें, स्किन के लिए कैसे ये अच्छा है, आंखों के लिए कैसे अच्छा है? स्किन के लिए सबसे पहले तो चेहरे के रंगत को निखारने के लिए, अच्छा। और पिंपल्स को दूर करने के लिए, और झुर्रियों को रोकने के लिए, ताकि अच्छा। झुर्रियां ना पड़े ना। वही एंटी एजिंग तो जिस तरह नीम बताया। के ताज़ा पत्तों को सिल पे रगड़ लें, सिल पे रगड़ के ठीक उसका पानी निकाल लें। उसके पानी को रुई के साथ चेहरे पे सारे पे हल्का हल्का लगाएं, ठीक और है। 1 घंटे बाद आप चेहरा वॉश कर लो या 2 घंटे बाद वॉश कर लो। तो ये चेहरे की झुर्रियों को भी रोकेगा, सही। जो पिंपल्स निकल रहे हैं उसको भी ठीक करेगा, और स्किन को ब्राइटनेस देगा, थोड़ा सा रंगत में निखार पैदा करेगा। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं प्यारी से आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका शो देख के तो वैसे ही फ्रेश और अच्छे हो जाते हैं। Thank और you, आपने इतना thank you, फ्रेश कलर पहना हुआ है, ग्रीन ग्रीन, और आज आप नीम के पत्तों की बात कर रही हैं और नीम का कलर पहना हुआ है आपने। अरे मैं भी आज नीम का पत्ता बनी हुई हूँ, है ना। किरण ने तो खैर सुबह मुझे वो घास फूस से तशबीह दे दी, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, नहीं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और जो है बस आपका शो भी इतना इंफॉर्मेटिव होता है, इतनी सारी हमें बातें पता चल रही हैं जो हमें वाकई में नहीं पता थी। और वाकई में ये टोटके जो वाकई में सही नीम हकीम के बताए हुए, नहीं जो आपके हकीम साहब हैं, इनके बताए हुए टोटके वाकई में मैंने आजमाए हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ प्लीज इन्हें दुआएं जरूर दिया करें ताकि हमारे पास हमेशा आते रहे। नहीं, यकीन कीजिए, मैं इन्हें दुआ देती हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा है कि जो टोटके हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो इनके बताए हुए होते हैं, यानी कि इनके बताई हुई चीज़ें होती हैं, उनसे वाकई में फ़र्क पड़ता है। तो आज मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बालों के लिए कोई ऐसे ऑयल ये बताएं हमें कि जिससे ना बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं इस मौसम में ना, मेरी बेटी के भी और मेरे भी। अच्छा। तो उसके लिए, और बालों में ना डेंड्रफ भी बहुत मेरे बेटे के बहुत हुई है, तो उसके अच्छा। लिए कुछ अच्छा सा बताएं। और मैं नीम हकीम से मशवरा हरगिज नहीं लूंगी, क्योंकि वो आधे होते हैं, यानी कि कुछ इधर उधर से सुनी सुनाई बातों को आगे पहुंचा देते हैं, और बाद उनमें से इफेक्टिव भी हो जाते हैं, और बाद जो है बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उनसे बचना चाहिए। और थोड़े से जो प्रिकॉशंस आपको अभी बताए हैं हकीम साहब ने यहाँ पर, कि उनसे पूछ लें उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इससे भी आपका फायदा हो जाएगा। फिर उन्हें रिपोर्ट जरूर करें, पकड़े जाए ना जब, तो ये अगला स्टेप है कि रिपोर्ट जरूर करें कि ये यहाँ पर जो इंसान बैठा है ये नुकसान कर रहा है बहुत से लोगों का। आपके सवाल मैंने नोट कर लिए जी। हकीम साहब उन्होंने पूछा कि बाल गिर बहुत रहे हैं, ऑयल का नुस्खा इनको बता दें अभी। जी जी बताइए। इसका करना ये है कि चीज़ें नोट कर लें। ये उतरज 200 ग्राम, छोटी रीढ़ 200 ग्राम, खुशक धनिया 200 ग्राम, बड़ी रीढ़ 200 ग्राम जो ग्रीन रीढ़ होती है, और सुंबल अल तईब 200 ग्राम। इन सब चीज़ों को 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी में पकाना है हल्की आंच पे। ठीक है। जब 1 लीटर रह जाएगा, इसमें फिर आधा हाफ लीटर अखरोट का खालिस तेल मिला लेना है। अखरोट का खालिस तेल, सही। फिर उसको हल्की आंच पे पकने दें। ठीक है। जब उतना रह जाए जितना आपने ऑयल डाला था, हाफ लीटर रह जाए, तो उसको फिल्टर करके वो बॉटल में रख लें। इससे बेहतर कोई ऑयल नहीं है। इससे आपके जो है वो जो बाल गिर रहे हैं वो भी ठीक हो बिल्कुल, जाएंगे, खुश्की भी इंशाल्लाह। खत्म हो जाएगी, बालों का कोई इशू बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, जबरदस्त। और कितना इसको लगाना है, मतलब हफ्ते में रात सोते वक्त दिन के बाल गिर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 दफा लगा लें। ठीक है। जब गिरना रुक जाए फिर हफ्ते में 1 दफा भी लगा लें तो काफी। 1 दफा भी लगा लें, ठीक है, सही। ये हमने आपको जो है इसका तरीका बता दिया। अच्छा नाइला, आपने भी कुछ बताया था डैंड्रफ के लिए, ये नीम के पत्तों से। नीम के पत्तों को ना पानी में भिगो दें रात को, सुबह उनको ना 2-3 जोश दे के पानी ठंडा कर लें, और जब आप अपना शैम्पू वगैरह कर लें तो उस पानी से ना बालों को रिंस आउट कर लें, ताकि वो आपके बालों में 2-3 घंटे रह सके। उसके बाद आप चाहें 2-3 घंटे के बाद आप सादे पानी से वॉश कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बालों में एक शाइन आएगी, बाल लंबे भी होंगे, डैंड्रफ भी ख़त्म होगी। और आप इसको पेस्ट की शक्ल में भी लगा सकते हैं, जैसे पेस्ट बना लें और उसको ऑयल में मिक्स करके रात को मेहंदी की तरह बालों में लगा लें।
या रात को ना लगाएं, 2 घंटे बाद आप वॉश कर लें। ठीक है। और अच्छा, बहुत ये फर्क पड़ेगा। नीम को ना स्पेशली उसके साथ रिलेट किया जाता है। अब कुछ शैम्पूज भी हैं जिसके ऊपर नीम का पत्ता बना हुआ होता है, जो कहते हैं कि बालों को जो है डैंड्रफ से वो करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं साइमा कि आजकल के मौसम में अक्सर लोगों को कंप्लेंट है कि बदलते मौसम में खुश्की भी होना शुरू हो जाती है, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मेडिकल रीजन क्या है? देखिए वेदर चेंजेस भी होते हैं। देखें अभी ड्राई वेदर से अभी उस पे आ रहा है, मतलब स्प्रिंग और सॉफ्ट वेदर थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, तो उसमें ये कि देखिए आप प्रॉपर्ली अपनी स्किन को, जैसे कीम साहब ने कहा कि ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप शैम्पू करें, आप सिर्फ शैम्पू करते रहते हैं, डेली शैम्पू करते हैं ना, आपका कंडीशनर होता है ना, मॉइस्चराइज करते हैं स्कैल्प को, डेफिनेटली जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी, और इस सीजन में वैसे भी नॉर्मली स्किन थोड़ी सी ट्रांजिशन पीरियड है ना, ड्राई बहुत ज्यादा, जिनकी ड्राई होती है उनकी तो बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी उतना ही डेफिनेटली बैक्टीरियल अटैक, फंगल अटैक्स ये सब आपको होंगे, वायरल। तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश ये करें कि जब भी आप शैम्पू करें या वॉश करें, कोई भी तेल हो, मतलब कि किसी किस्म का भी तेल हो, अगर हकीम साहब ने बताया तो डेफिनेटली वो तो बेस्ट तेल ही होगा, बिकॉज ही नोज अबाउट दिस थिंग्स। तो उसमें ये कि आप पहले ऑयलिंग करें, कम से कम एटलीस्ट, बहुत नहीं है तो 45 मिनट्स तक आपका ऑयलिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप एक दफ़ा वॉश करें, और कंडीशनर इज मस्ट फॉर योर हेयर। ओके, ठीक है, कंडीशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉइस्चराइज करें अपने बालों को। जितने मॉइस्चराइज रहेंगे उतने ही आपके सॉफ्ट रहेंगे, मतलब ज्यादा फ्रिजी नहीं रहेंगे। हाँ जी, और जितने ब्रिटल हेयर होते हैं आपको पता है वो जल्दी टूटते भी हैं, और स्प्लिट एंड्स वगैरह भी जल्दी होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी है, वो कॉल लेने से पहले मुझे बता दें, अभी हमने इसके अंदर वो वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हमने, डाल दिए। अच्छा जी, इसमें हल्दी डाली है, ठीक है, नमक डाला है, व्हाइट जीरा डाला है, और सूखा धनिया डाल डाला, दिए, ठीक है, गार्लिक डाल दिए, लौंग डाल दिए, ठीक है, हल्दी डाल दी है, ठीक है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है इसमें। बाकी ये जो है ना फाइनल पे हम सारे इंग्रेडिएंट, यानी कि गरम मसाला हो गया, क्रीम हो गया, और केवड़ा सन्स है, और वाइट पेपर है, ये हम बाद में डालेंगे। ऑयल भी नहीं डाला अभी, ठीक है। और पहले हम जो अभी सिर्फ पहले इसको बॉईल करेंगे। ठीक है। बॉईल करने से ये होता है कि फिर जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर ये टूटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। वरना इसको ये नहीं है कि साबित शलजम नहीं, ये थोड़ा सा वो शलजम तो बिल्कुल जितनी सॉफ्ट उतनी ज्यादा मजे की लगती है। ठीक है, उसमें उबाल आ भी गया है, हम कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। हमसे आपका कोई सवाल है? जी, मैं हकीम साहब से सवाल करना चाह रही हूँ। जी जी, अपनी मदर से रिलेटेड। जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी हैं, उनके पित्ते में पथरियां हैं तकरीबन 6-7 साल से, और वो जो है ना, वो जैतून का तेल और लीमू जो है ना, वो सुबह और शाम इस्तेमाल कर रही हैं मिक्स करके। तो मैंने ये पूछना था कि वो और कितना अर्सा इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको किसी टाइम पेन होती है कि जिस तरह से कोई चीज ऊपर से टूट के ना नीचे को गिर रही है। अच्छा, वो पूछ रहे पथरी का साइज क्या है? पथरी का साइज वो कहते हैं मल्टीपल स्टोन हैं, वो साइज नहीं बताते, वैसे कहते हैं 6 mm की है, इस तरह से मल्टीपल स्टोन। और उसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जी जी, पूछिए। मेरी अम्मी के जो है ना, वो जिस्म में मतलब बगल पे और ब्रेस्ट के पास ना छोटी छोटी गिल्टियां हैं 2। उसके लिए उन्होंने मेमोग्राफी भी करवाई है 2 दफा, तो वो कहते हैं कि खुदा खासा जो है ना कैंसर वगैरह का वो मसला नहीं है। तो उनको ना, उनको पेन होती है किसी टाइम, तो उसके लिए भी कुछ पूछना चाह रही थी, अगर वो कुछ बता दे हकीम। उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्या फाइब्रॉइड्स हैं, क्या चीज है? जी, वो कहते हैं छोटे छोटे बस वो हैं ऐसे ही, जैसे लम्प्स ही होती है ना, जैसे या पट्टे की कोई। नहीं, उन्होंने डिटेक्ट आपको क्या बताया उन्होंने कि वो क्या है? उसका वो कुछ लेते हैं ना, क्या कहते हैं, टेस्ट करने के लिए, इवन दे टेक द, हाँ, बायोप्सी, एग्जैक्टली वो जो करते हैं, वो की कराई है आपने? डिड दे टेल यू व्हाट इट इज? उन्होंने डॉक्टर ने मना किया था, उन्होंने कहा था जस्ट हम इसकी मेमोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई मसला नहीं लग रहा कि हम आगे कुछ करें। अच्छा, ठीक, मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, इसका वो सही जवाब आपको दे सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो दोनों का हकीम सा पहला सवाल जो उन्होंने आपसे पूछा पथरी का। जी हाँ, पथरी का देखे, जो किडनी के स्टोन का तल्लुक है ना, वो तो हमारे पास बड़े जबरदस्त उसका है, जो हम कई दफा बता भी चुका हूँ। पानी बन के पथरी निकल जाती है। जहाँ तक पित्ते की पथरी का तल्लुक है, अगर कोई डॉक्टर या हकीम ये कहे कि इस पर पथरी निकल जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। गलत है। अच्छा। वो जो जैतून का ऑयल और नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असल में इस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ये चीजें आ रही हैं, तो ये ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे चूंकि सेफ है, जैतून का तेल पीने में कोई हर्ज नहीं है, या लेमन पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चिकनाई वैसे ही पित्ते के लिए, जिस पित्ते में स्टोन है उसके लिए चिकनाई जो पॉइजन है उसके लिए ना, देखिए कितनी गलत चीज है। करनी। हाँ। तो बेहतर यही होगा कि इनको किसी अच्छी जगह से उसको ऑपरेट करवा दें। आजकल तो बड़ा सिंपल सा ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल करवा लेना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एजेड नहीं है,
वीक नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो फिर करवाएं, अदरवाइज उसको टच ना फिर करें, साइलेंट रहने दें, चिकनाई से परहेज करें, सादा गज़ा खाएं, मतवाज़न गज़ा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, तो उनको सारी ज़िंदगी वो तंग नहीं करेगी। अच्छा, अगर रहे भी तो वो तंग नहीं करेंगी? कतन नहीं, वो कावे शावे पीते रहे, पुदीना सौंफ का कावा पी लिया, सब्ज़ इलायची का कावा पी लिया, सही, अदरक और शहद का कावा पी लिया, फिर अगर कोई चकराई वाली चीज खा रही, गोश्त खा लिया, फिर गाजर मूली का सैलड खा लें, ताकि वो बैलेंस रहे, वो जहाँ पड़ी है वहीं पे साइलेंट रहेगी वो। अच्छा, ये इन्होंने लेकिन आपको बता दिया कि खुद ब खुद उसका खत्म होने का कोई चांस नहीं है, और अगर आप हेल्दी हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको ऑपरेट करा लें। इस पर मजीद भी बात करते हैं, और आपका जो दूसरा सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी जवाब देते हैं, लेकिन टाइम हो अभी एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। एक सवाल जो आपने पहले किया था, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं उनको फाइब्रॉइड्स कह रही थी, मुझे डॉक्टर साइमन ने करेक्ट किया कि देर नॉट फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होते हैं, सिस्ट इनको कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, और अगर इनको आप बता दें कि ये क्या चीज़ है जो इस वक्त जिसकी मैमोग्राफी भी इन्होंने कराई और नहीं पता चला? देखिए, मैमोग्राफी इन्होंने करवाई थी, इसका मतलब ये कि मतलब वहाँ पे ब्रेस्ट में कोई ऐसे कोई इश्यूज नहीं हैं। इसका मतलब ये कि आप वो सबिशियस सिस्ट होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब हर एक किसी भी उसमें हो सकते हैं। ये शुरू में बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद फिर सीबम जो होता है, जो आपका ऑयल होता है, वो असल में जब आपके पोर्स बंद हो जाते हैं तो उसमें फिर वो सीबम कलेक्ट होकर एक सिस्ट, एक गोल सी सिस्ट बना देते हैं। उसमें ये होता है कि देखिए, उसमें अगर आपका वो कॉस्मेटिकली बुरा लगता है या बड़ा होने वाला है या ऐसे, अनटिल अनलेस अगर आप इसमें उस वक्त तक वेट करें कि जब तक उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप इसको नॉर्मली रिमूव कर दें। पेन भी होती है, पेन होती है, इसका मतलब ये कि इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगी है। तो थोड़ा सा आप ऐसे करें कि पहले तो आप थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक वगैरह लें, ताकि वो इन्फ्लेमेशन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा एक मामूली सा कट लगता है, उससे वो बॉल की तरह होती है, वो खुद ही रिमूव हो जाती है। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब माइनर सर्जरी होती है। इट्स अ वेरी माइन्यूट सर्जरी, इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है। और इसमें कोई चांस होता है कि ये सिस्ट कैंसरस हो जाए लेटर ऑन? नहीं, देखिए, जो भी चीज़ आप बॉडी से एबनॉर्मल निकालें, उसकी आप बायोप्सी ज़रूर किया करें। वो नो मैटर, मतलब देखिए, चांसेस तो कैन बी एनीथिंग। तो उसमें ये कि बेस्ट थिंग इज़ कि हम लोग जो बॉडी से जो भी चीज़ निकालते हैं, उसे ये कि वो हम लोग बायोप्सी के लिए से भिजवाते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन हो। बाद में अगर आप उस प्रोसेस से गुजरे, इससे अच्छा है कि आपको पहले से ही पता हो कि आपके ये एक नॉर्मल, एक बिनाइन चीज़ थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हकीम साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहिए? इसमें मैंने देखा है ऐसे मरीजों को, सुमलू एक चीज़ है, सुमलू का पौधा होता है, 6-8 फुट का पौधा है, उस पर ब्राउन कलर के, गहरे रेड कलर के फूल लगते हैं। अच्छा। पहाड़ी इलाकों में, एबटाबाद की साइड में बहुत है वो। उसकी जड़ को अगर सफूफ पाउडर फॉर्म में बना लिया जाए तो आधी चम्मच सुबह शाम ऐसे मरीजों को देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन 4-6 माह में जाके वो काफी बेहतर हो जाएगा, खत्म होने का चांस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी ग़िज़ाई चीज़ों की वजह से ना, आप ग़िज़ा ठीक नहीं ले रहे हो, फिर ब्लड में किसी चीज़ की ज्यादती या किसी चीज़ की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आपने ग़िज़ा प्रॉपर लेनी है, सब्जियां, फ्रूट, सारे बॉडी को मिनरल प्रॉपर मिले जो डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी चीज़ कभी आएगी ही नहीं। आप जितने भी बच्चियों को देखेंगे ना, ऐसे इशू जो जिनको होते हैं, उनकी डाइट हैबिट ठीक नहीं है, वो जंक फूड पे है, बाजारी चीजें, इधर ग्लैंड है छोटी सी मुंह में, उसके जायके के लिए, उसके मजे के लिए आप पूरे जिस्म का सत्यानाश कर देते हैं। तो इसलिए ग़िज़ाई तरतीब जो वो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब हम छोटे थे, मुझे याद है कि हमें हमारी माँ ने एक ही बात पे मारा, ग़िज़ा प्रॉपर देते थे हमें। अगर हम नहीं खा रहे तो हमारे बकायदा हमें मार देते थे। बादाम वाला दूध, चावल मगज वाला दूध, अम्मी ने सुबह सवेरे उठना, कुंडी में वो घोटना, आजकल तो ग्राइंडर है, तो रात को भगोना, सुबह वो सवेरे लेना दूध, खालिस दूध होते थे। इस तरह सब्जियां प्रॉपर हमें खाने की आदत डाली गई, आज तक भी हम सब्जियां वैसे ही खा रहे हैं। तो बच्चों को लाड प्यार में नहीं रखना चाहिए। अगर उन्हें किसी बात पे डांटना है या अपने 2-4 लगानी है तो इस बात पे लगाएं उनको। उनको पॉकेट मनी इसलिए ना दें कि वो बाहर से जंक फूड, बर्गर, ये चीजें खा रहे हो। तो इस ग़िज़ाई तरतीब को ठीक रखेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं।
बिल्कुल, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी दिन पूरा शो रखेंगे कि ये जो इस तरह की एबनॉर्मैलिटीज अब इतनी नॉर्मल हो गई हैं, मतलब यंग एज की लड़कियां भी फाइब्रोइड्स की, सिस्ट की, इन चीज़ों की बातें कर रही होती हैं, तो ये नहीं है यंग एज की जो है चीज़ें, और ये नॉर्मल नहीं है कि आपके अंदर जो है आपकी बॉडी खुद ब खुद इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है जो एक्स्ट्रा है, और फिर उसकी वजह से आपको इतनी छोटी सी उम्र में बायोप्सीज और मैमोग्राफीज और इन सारी चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम किसी दिन प्रॉपरली जो है एक शो करते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है क्या बना रहे हैं ये बताइए। अभी हम यहाँ पर एक मास्क बना रहे हैं जो एक्ने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, नीम जबरदस्त। जैसे कि आपको पता है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो इसका हमने एक मास्क बनाया है जिसके लिए नीम का पेस्ट जो मैंने पहले तैयार कर लिया था। अच्छा, ये कैसे तैयार करते हैं? कूट के बस? जी, ठीक है। कूट के, और इसमें मैंने रोज वाटर भी ऐड कर लिया था। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आपने नीम का मास्क ले लिया, ठीक है, मतलब जितना आपके एक फेस के लिए ज़रूरत होगा ना। ठीक है। उसमें फिर मैंने ये मेरे पास हैं माल्टे के छिलके और हल्दी और चंदन पाउडर, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है इक्वल क्वांटिटी में, जितना जितना हमें चाहिए होता है एक फेस के लिए। चंदन भी आपको पता है चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, माल्टों के छिलकों से रंग भी बहुत अच्छा फेयर हो जाता है, कलर बहुत अच्छा होता है, और हल्दी तो वैसे भी एंटीसेप्टिक है। ये हमने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। ये है हमारे पास दालचीनी पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा हमने 1/2 टीस्पून, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें हनी। ये जो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे थे ना, इससे वो चीज़ आई थिंक सो थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी जब उसमें हनी डाल दें। ठीक है, ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर। अच्छा, नीम के पत्तों का मैं एक और आपको बताऊं, जैसे अब गर्मियों का मौसम आने वाला है तो हमारी स्किन पे बहुत ऑयल आ जाता है ना, जैसे हम बाहर निकलते हैं टी जोन बहुत हमारा ऑयली हो जाता है। तो आप नीम के पत्तों का ऐसे पेस्ट तैयार कर लें, उसमें 1 टेबलस्पून आप दही डाल दें, सादा दही जो आम दही होता है, और उसमें चंद कतरे लीमू का डाल दें, और वो भी आप लगा लें। और अब सुबह मतलब ऑफिस जाने से पहले, कहीं निकलने से पहले, जब आपने बाहर निकलना हो तो उसको 20 मिनट के लिए फेस पे अप्लाई कर दें, सारा दिन आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा। अच्छा, जबरदस्त। ये जो जिनकी स्पेशली टी जोन ऑयली होती है, उनके मुझे बड़े शिकवे होते हैं विंटर्स में कि मेरी स्किन बड़ी ड्राई है, लेकिन मैं समर्स में बहुत खुश होती हूँ क्योंकि ये वाले मसाइल नहीं होते, ये टी जोन और ऑयली स्किन। लेकिन ऑयली स्किन होना एक गनीमत है, आप एज नहीं करते, लेकिन उसके लिए आपको बहुत उसकी सफाई का बहुत ख्याल, स्पेशली CTM क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो आपको प्रॉपर करते रहना चाहिए। और इवन कि जब आप रात में घर जाते हैं, आप सारा दिन बाहर होते हैं या आप अपने रूटीन की लाइफ में बिजी होते हैं, तो आप जब भी घर जाएं तो 5 मिनट आप अपनी स्किन को सोने से पहले ज़रूर दें। अच्छा, आप अपनी क्लेंजिंग करें, आप अच्छी तरह पानी से 2-3 दफ़ा चेहरे पे आप पानी को, मेकअप नहीं भी किया तो भी, मेकअप नहीं किया तो भी इवन कि आपको करना चाहिए। उसके बाद आपकी जो नाइट क्रीम है, जो भी आप लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सब इस्तेमाल करते हैं, वो फिर आप लगा लें और आप अपना आराम से सो जाएं। अच्छा, नीम के पत्तों से टोनर भी बनाया जा सकता है? कोई होममेड टोनर अगर आप बता? टोनर बिल्कुल ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीम के पत्तों को भिगो दें पानी में, ठीक है, भिगो दें, और सुबह उठ के अगर आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंड कर लें, नहीं भी करेंगे तो आप उसको 1-2 जोश दे के आप उसको स्टेन करके अपनी स्प्रे गन में डाल के रख लें। अच्छा, और ये खराब नहीं होगा? ये खराब नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट 1 वीक निकाल लेगा ये आपका। और इसको अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो आपका ज़्यादा दिन भी निकल जाएगा। और मेरे ख्याल में जो आपका टोनर होता है, आपको गर्मियों में फ्रिज में ही रखना चाहिए। फ्रिज में रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर ये नीम के पत्ते जो है ये एक्ने रिमूव करते हैं तो इनका कोई वो ड्राइंग एजेंट वाला काम तो नहीं होता? ड्राई तो नहीं कर देगा आपकी? जैसे अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है सर्दियों में, जैसे हो जाती है, तो आप नीम के जो पत्ते हैं इनका ऐसे पेस्ट बना लें, इसमें आप हनी ऐड कर लें और 2 या 3 कतरे जैतून का तेल ऐड कर लें। अच्छा। और आप इसको अपने फेस पे लगाएं तो इवन की जो आपकी ड्राई स्किन है वो भी मॉइस्चराइजर हो जाएगी। अच्छा, वो भी मॉइस्चराइजर, मतलब इसका डायरेक्ट जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है, ड्राइनेस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रैश वगैरह? हाँ जी, डिपेंड करता है आप इसके साथ कौन कौन सी चीजें मिक्स कर रही है ना उसके साथ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बस आपने जो है कोई चीज, लेकिन मेरे ख्याल में सुंदस जो भी चीज़ आप लगाएं स्किन पे, एनी लोशन, क्रीम, जो भी हो, पहले अपने हाथ पे लगा लिया करें। अच्छा। ताकि अगर आपको एक रिएक्शन, देखें फेस ऐसा है कि देखें फेस की आपकी सारी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। अगर आपको देखें रिएक्शन जो होता है वो हर एक पर्सन, मतलब हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो कोशिश ये क्या करें कि जो कोई भी केमिकल हो, मतलब वो हर्बल हो या कॉस्मेटिक्स हो, जो भी हो,
पहले आप अपने हाथ पे लगा लिया करें, इवन लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, एवरीथिंग। बिल्कुल, क्योंकि जब आप डायरेक्ट लगाएंगे उससे ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट जब होगा उसमें आपका सिवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब आपका परमानेंट स्कार भी बन सकता है। और उसमें ये कि मतलब जब आप एक्सपोज करते हैं सन में तो वो एक सिवियर रिएक्शन भी आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। The पहले best एक would be कि अगर 24 हाँ आवर जी, टेस्ट फर्स्ट यहाँ पे करें, 10-15 मिनट के लिए आप लगाएं, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता फिर आप लगा सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन होगा तो आपको फौरन ही वो ईचिंग शुरू हो जाएगी कुछ जगह, लेकिन लिपस्टिक या मस्कारा या ऐसी चीजें जो होती हैं वो तो हम यूज टू होते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आपने कर लिया हर दफा तो फिर आपके लिए मतलब इतना जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम जब आपने बाय की हैं चीजें तो वहीं पे आप खड़े होकर कर लें। जब भी आप कोई भी चीज लगाएं इन द मॉर्निंग, मतलब आफ्टर डूइंग एनीथिंग, जब आप रात को लगाते हैं या जो भी प्रोसीजर वो करते हैं, बेस्ट ये कि सुबह मॉइस्चराइज के बाद सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि ऐसे फोटो रिएक्शंस जो होते हैं ना वो बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसमें कोई सी चीज़ आपको आपकी उसके जेनेटिक्स के मुताबिक आपको इरिटेट कर रही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विटामिन सी एक बड़ा कॉमन सी चीज है जो हर कोई लगाता है, बट व्हेन आई अप्लाई इट जी तो वो मुझे फौरन से जो है हल्का सा रैश हो जाता है, और उसको अगर मैं किसी आपने मुझे बताया था उसको ऑयल में मिक्स कर लिया समथिंग, तो उसके बाद वो इतना मुझे जो है रिएक्ट नहीं करता। एक और चीज जो मैंने नोटिस की थी जो आपने अभी मेरी अटेंशन में लेकर आई है कि आप कभी भी अगर मुल्क से बाहर जाएं, किसी भी मतलब थोड़ी ज़्यादा हमसे जो आगे जा चुके हैं मुल्क उसमें जाएं, और वहाँ पर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उनकी सारी लिपस्टिक्स के ऊपर लिखा होता है कि रेकमेंडेड कि आप उसको ट्राई ना करें डायरेक्टली लिप्स पे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर सो मेनी वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग जो आपकी स्किन पर, इस वक्त मेरे हाथों पे पता नहीं कितने जो है बैक्टीरिया होंगे क्योंकि हाथ मैंने नहीं धोए हुए। इसी तरह आपके फेस पे धूल मिट्टी ये सारी चीज़ पाइल अप होती रहती है, और फिर कितने लोग कस्टमर्स जाके जो है वो चीज़ ट्राई करते हैं और फिर वो वहीं पर पड़ी भी होती है। तो इवन जो वहाँ पर वो हेल्पर्स होती हैं, टेस्टर्स होते हैं, जो हेल्पर्स होती हैं जो आपको टेस्ट करवा रही होती है, इवन दे यूज अ कॉटन बड जिससे वो उसके ऊपर से उतार के आपको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, फिर वो कॉटन बड फेंक देते हैं। स्किन कांटेक्ट कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं, हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं वहाँ पे, इतनी अवेयरनेस आ रही है, तो प्लीज कोई चीज डायरेक्टली ट्राई मत किया करें क्योंकि उससे बहुत सारी जो है चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक और चीज मुझे बता दें, मैंने नीम के पत्तों की पोर स्ट्रिप्स बहुत देखी हैं जिससे पोर क्लेंजिंग होती है एवरीथिंग, तो वो पोर स्ट्रिप लगाए बगैर, क्योंकि उसके में बड़े नुकसानात भी सुने, कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं जिससे स्क्रबिंग हो जाए और आपके ब्लैक हेड्स भी साफ हो जाए। मैं बिल्कुल यही बताने लगी थी अभी। नीम के पत्ते ले लें, पेस्ट बना लें। ज़ाहिर है हम डायरेक्ट तो फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप इसका पेस्ट बना लें। ठीक है। उसके बाद आप उसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लें और 1 टीस्पून बेसन, और फिर हनी डाल के आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें। मतलब पेस्ट बना के आपने क्लिनजिंग करके अपने फेस पे अप्लाई करना। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा। उसके बाद आपने आफ्टर 15 मिनट इसको हल्का हल्का रब करके उतार देना। अब देखिए आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड, इवन के जो डेड सेल होते हैं हमारी स्किन पे वो भी रिमूव हो जाएंगे और स्किन एकदम शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगी। ठीक है, ये मैं जरा इसका 15 मिनट टेस्ट जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ ताकि शो के बाद फिर मैं ये मास्क जो है वो लगा सकूँ। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हाँ, ओह सो नाइस, दैट्स रियली गुड। एक बात मैं और बताऊंगी कि नीम के पत्ते और धरेक के पत्ते बहुत करीब करीब होते हैं। हकीम साहब जरूर इस बात को बात करेंगे। किसके पत्ते? धरेक पौधा होता है ये। बहुत मतलब यूँ समझे कि ये भाई भाई हैं ये पत्ते, और इनकी शक्ल भी काफ़ी मिलती है। बस जब आप नीम का पत्ता लें तो उसकी स्मेल थोड़ी तेज होगी और कड़वाहट होगी उसकी स्मेल में। अच्छा, वरना स्मेल भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। जी, अब आप देखिए नीम की स्मेल है ना, आपको फील होगा कड़वाहट है इसमें, और धरेक के जो पत्ते होते हैं उसमें इतनी करवाहट नहीं होती। और नीम के पत्तों का एक और मैं बताऊंगी, एक टिप दूंगी। इस्लामाबाद में बहुत ये मसला है और बहुत कॉमन है कि हमारे घरों में सीपेज बहुत आ जाती है। बिल्कुल। और जब हम कुछ अरसे बाद कोई चीज़ निकालते हैं अपनी वार्डरोब से तो उसमें स्मेल सी आ रही होती है। तो अगर आप वहाँ पे नीम के पत्ते ऐसे पूरा टहनी लेके, मतलब एक शाख लेके ऐसे ऐसे रख दें और आपके कभी भी कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, सीपेज की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। विंटर के आप जब रखते हैं उनमें भी नीम के पत्ते ड्राई फ्रूट से रख देंगे, कीड़े से लगने में महफूज हो जाएंगे। अच्छा, कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो अभी जिन्होंने भी विंटर के कपड़े स्टोर करने हैं ना, तो आप नीम के पत्ते जो है उसमें रख के स्टोर कीजिए। तो आपने बड़ा अच्छा बल्कि कुछ अरसा पहले लोग जब अनाज महफूज किया करते थे तो बोरियों में नीम के पत्ते सुखा के चावल के बोरी में डाल दिए, इस तरह चीजों में डाल दिए, तो वो कीड़ा लगने से महफूज हो। ये तो वो जो आज सिलिकेट जेल होती है, कौन सी होती है जो हर चीज में डाली होती है, डिहाइड्रेट काफूर भी डालते हैं मेरे ख्याल में, वो उस जेल की जगह जो नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे साथ एक कॉलर भी है, इसीलिए कहा था एक हकीम है ना, पूरा नहीं है ना, पूरा जो है हकीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर साहबी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर देखती हूँ आपका शो। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हमसे क्या सवाल है आपका?
मैंने आपसे अपनी मदर के हकीम साहब से बात करनी थी लीवर के सिलसिले में। मेरी मदर को अभी कुछ दिन पहले लीवर कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो मैंने उसी सिलसिले में बात करनी थी कि काइंडली कुछ डाइट प्लान कुछ बता दें कि क्या उनकी डाइट में शामिल किया जाए और कुछ हम आपको बिल्कुल जी हम बताएं कौन सा स्टेज है? HCC डायग्नोज हुआ है। अच्छा स्टेज हम हेप्टोसेलुलर कैर्सिनोमा। हम आपको बताते हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। मुझे बहुत अफसोस होता है इस तरह की कोई भी खबर सुन के। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। हकीम साहब कुछ आप बता सकते हो ओवेरियन कैंसर जो है उन्होंने बताया? इनको देखें टिंडे, कद्दू, घिया तोरी ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है खाने में ना। फिर एलोवेरा का 1 टीस्पून वो दिन में किसी एक टाइम पे वो ले लें। अच्छा। और फिर हल्दी थोड़ी बहुत 1 चुटकी हल्दी की दूध में मिला के ले लें, पानी में मिला के ले लें, या सब्ज इलायची में ग्राइंड करके वो 1 चुटकी वो ले लिया करें सुबह शाम। तो बेहतर ही होगा। ये मुझे कॉल करें, इनको पूरा डाइट प्लान इनको मैं दे दूंगा, उसको फॉलो करें। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको चाहिए कि वो एक टैबलेट आजकल चल रही है, वो हर्बल है लेकिन अमेरिकन की बनी हुई है। अच्छा। वो टैबलेट पहले तो बहुत कीमती थी, अभी काफी उसकी कीमत कम हो गई है। वो वाली गोलियां इस्तेमाल करें किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, हम हर चीज़ का नाम ऑन स्क्रीन नहीं ले सकते। आपको हकीम रिजवान साहब की डिटेल्स जो हैं वो शो के बाद भी नज़र आ रही होंगी, आप डायरेक्ट हमारी टीम से भी ले सकते हैं। और प्लीज़ इनसे रब्ता कीजिए और जितनी हम आपकी मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। बाकी अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे। और टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मुझे इन्होंने करेक्ट किया। उन्होंने जो है ओवेरियन कैंसर नहीं लिवर कैंसर कहा था। सॉरी, मेरे एक कान जो है वो कॉन्स्टेंटली बंद होता है तो मुझे प्रॉपर आवाज़ नहीं थी। लेकिन हकीम साहब ने जो आपको इलाज बताया है वो लिवर का ही जो है वही बताया। उन्होंने सही सुन लिया था। थॉट मैं ये करेक्ट कर दूं ताकि आपको ये ना हो कि हमने कुछ गलत बता दिया। बाकी प्लीज़ कॉल करके जो है आपने पूरा इलाज इनसे पूछ लेना है। अच्छा, टाइम हमारे पास जो है वो 10 to 15 मिनट जो है आखिरी रहते हैं। इसमें मैं चाहूँगी जितनी भी नीम से रिलेटेड जितने भी नुस्खे रह गए वो हम सबको पे मसूड़ों का इशू होता है ना, मसूड़े दर्द कर रहे हैं, मसूड़े फूल गए हैं या सुबह पेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग थोड़ी सी हो रही है। बिल्कुल। तो नीम के पत्तों को आप पानी में बॉयल करके जब वो नीम गर्म रह जाए तो उसकी कुर्लियां की जाएं। ठीक है। तो उससे ये 2-3 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा ना। फिर नीम की मसवाक भी मिलती है। अच्छा। वो हफ्ते में आप 1 दफा मसवाक भी उसकी करें। हाँ, कोई ज्यादा इशू हो तो फिर तो डेंटिस्ट के पास ही जाना है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इशू होता है तो उसके लिए खाम डेंटिस्ट पास जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा करेंगे तो बहुत काफी है। ठीक है। फिर नीम की मसवाक करने से एक फायदा और भी होता है, जिनको पाइल्स का मसला है, बादी है या खूनी है, दोनों पाइल्स को भी वो हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। मतलब 50% तक इलाज कर देती है अगर सिर्फ मसवाक करने से। अच्छा। फिर नीम की नमोली एक चीज है, वो ऑफ सीजन में नीम के पौधे पे लगती है। वो बीज से होते हैं छोटे छोटे से, उसके ऊपर छिलका भी उतर जाता है। वो छिलका उतार के नीम की नमोली सुबह शाम 2-2 दाने उसके खाए जाए तो पाइल्स का मैं समझता हूँ मुकम्मल तो नहीं 80-90% ट्रीटमेंट है उसका, नीम की नमोली का। फिर जोड़ों की दर्द जिनको हो रही है उनका ये जो नीम की नमोली के 3 दाने सुबह, 3 दाने दोपहर और 3 दाने रात को खाए जाएं। ठीक है। और अगर पेट नरम हो जाए, बात पेट को नरम करती है या लूज मोशन के तो फिर 2 दफा दिन में ले लें। तो जोड़ों के दर्द के लिए भी हेल्पफुल है। मुकम्मल इलाज नहीं है, हेल्पफुल है। ठीक है। तो मेरी आदत है कि मैं कोई भी नुस्खे ऐसी वो उस तरह से वो चीज बताता हूँ जो आजमाई हुई थी, है ना। बिल्कुल। जो 300-400 लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो ये इसके नीम की नमोली का बड़ा इसका रोल है। फिर शुगर के मरीज जो है वो भी नीम की नमोली दिन में 3-3 दाने सुबह शाम चबा के खा लें, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है ना। ये नहीं है कि वो मेडिसिन छूट जाएगी, लेकिन काफी हद तक उनको कमी हो जाएगी। खास तौर पे शुगर का मरीज थोड़ा बहुत मीठा को खाना चाहे तो वो फिर खा सकेगा अगर नीम की नमोली साथ खा रहा है तो। अच्छा, इस हद तक तो उसको वो करेगा। कड़वी होती है ये, है ना, वो शुगर की काउंटर इफेक्टिव होती है। बिल्कुल। फिर जो है ना बॉडी पे अगर आपने अच्छा रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है या खारिश है तो आप नीम के पत्तों को, ड्राई पत्तों को पका लें पानी में या ताज़े पत्तों को पका के जब पानी में थोड़ी सी सब्जी आ जाए तो 2 लीटर पानी पका लें, उसको फिर ताज़ा पानी में शामिल करके उससे आप गुसल लें
तो 2-3 दिन गुसल लेंगे तो उससे आपके स्किन की प्रॉब्लम वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने रैशेस के लिए अक्सर सुना है कि जो खारिश होती है एलर्जीज के लिए, जैसे छिपाकी निकल आई या कोई थप्पड़ पड़ गए, या जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी कि कोई ऐसा मेकअप कर लिया या कोई चीज लगा ली जिससे एकदम रैशेज आ गए, रिएक्शन हो गया, तो आप फौरी तौर पे नीम के पत्तों को पका के उससे मुंह छींटे उसके मारे 2-4-5 मिनट तक, तो उससे वो फौरी, लेकिन वो ठंडा करके, वो गर्म पानी नहीं होना चाहिए जब ऐसा कॉमन सेंस जरूर यूज करें साथ। फिर नीम के जो ताज़ा पत्ते हैं, अगर आप 2-3 पत्ते दिन में 2-3 दफा खा लें तो वो जो है ना कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक वो कम करता है, बल्कि हैरत अंगेज हद तक कम करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितने भी हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स। फिर नीम के पत्ते एंटी कैंसर भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, एंटी फंगल भी, जैसे डॉक्टर डिटेल से बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। तो नीम के पत्ते जो इस्तेमाल किए जाए, हमारे तो शहरों में तो रुझान नहीं है, लेकिन देहातों में आज भी जब भी मौसम चेंज होता है, नीम के इतने से ताज़ा पत्ते उसको घोट लेते हैं कुंडी में, घोट के 1 गिलास पानी शामिल करते हैं, शामिल करके उसको मलमल कपड़े में निथार के तो सुबह नहार मुंह अपने बच्चों को पिलाते हैं, बल्कि 8-8, 10-10 साल के बच्चों को भी पिला देते हैं। अच्छा, वो सारा साल हर किस्म की बीमारी से बच्चे महफूज रहते हैं। डिवॉर्म है ना, आपका डिवॉर्म करेगा, जितना आप डिवॉर्म होंगे उतना ही आपके ये कि आपके सारा जो स्टमक का प्रॉब्लम होता है अक्सर, क्योंकि कीड़े होते हैं बच्चों में, या फिर नॉर्मली बताऊं कीड़े बच्चों में नहीं होते, मतलब एडल्ट्स में भी हो जाते हैं। बिल्कुल, पेट के कीड़े। हाँ, डिवॉर्म करता है आपको। जब आप जितना भी आप डिवॉर्म होंगे, जाहिर बात है आपकी हेल्थ, आपके स्टमक, आपका डेफिनेटली स्टमक से ही आपका सारा बॉडी सिस्टम रिलेटेड होता है। बिल्कुल। और ये मौसम है, ये बड़ा रेलेवेंट हमने आपको पॉइंट बताया कि ये बदलता मौसम है। अभी जो है दिन में एसी, रात को हीटर वाला सीन चल रहा है, तो आप ये वाला जो है आपको हकीम साहब ने बता दिया कि अपने बच्चों को प्लीज पिलाएं, थोड़ा जबरदस्ती पिलाएं। हनी मिला दें आप। और जैसा सुंदर आजकल खुराकें हम जो खा रहे हैं, इस दौर में तो इतना जरूरी है इस तरह के काम कर रहे हैं जितना सांस लेना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और हमारी नस्लें खराब हो रही हैं खुराक के हवाले से, सेहत के हवाले से। बिल्कुल सही कह। आजकल हर चौथे बंदे को सुन रहे हैं कैंसर हो गया, हर चौथे को सुन रहे हैं कैंसर हो गया। बिल्कुल। कैंसर पे हमने एक प्रोग्राम करना है, कैंसर बचाने के लिए क्या करना है। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी कि जो प्रिकॉशंस है, क्योंकि इतनी सारी चीजों पे जो हमने बात की हकीम साहब, एंटी कैंसरस हम हमेशा कहते हैं। बिल्कुल, कई चीजें एंटी कैंसर ना, ग़िज़ा में, सब्जियों में भी, फिर जड़ी बूटियों में, वो ताकि लोग इस्तेमाल के। जरूरी नहीं है कि कैंसर हो तो आप फिर 50 लाख रुपए खर्च करें, वो अभी आप शुरू से 10 रुपए खर्च कर लेना अपने ऊपर, तो वो 10 रुपए आपके वो 50 लाख बचाएंगे उस वक्त इंशाल्लाह। परहेज हमेशा इलाज से फिर कान में अक्सर कहते हैं दर्द हो रहा है, हल्की सी दर्द हो गई है, कोई नाखून लग गया, कुछ जख्म हो गया, तो फिर ये नीम का जो ऑयल है ना, इसके 2 कतरे आप डाल दें, तो उसको फौरी हील अप करता है वो। ये बच्चों के लिए भी है, जो बच्चों के लिए भी बड़े 2 कतरे में उसके नीम के ऑयल के डाल लें। फिर जख्म जो हो जाते हैं, वो जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहे होते, तो उस पर भी नीम का जो ऑयल है वो रुई के साथ हल्का हल्का लगा लें। अल्सर्स अगर आपने देखा पुरानी वीडियोस में, अगर आप देखें तो अक्सर पत्ते तोड़ के उसको कूट के फिर डायरेक्ट जख्म पे, अल्सर पे मैंने सबसे पहले कहा था, मुझे सिर्फ ये चीज पता है नीम के पत्तों के बारे में। तो वो ये होता है ना कि देखें वो हर्ब्स, बाज ऐसी हर्ब्स हैं ना जो उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ चीजों के लिए फिर मतलब अगर आप कोई इंस्टेंट, अगर आप मतलब कोई थेरेपी चाहती हैं, कोई बाहर है या कोई ऐसा जख्म आपको हो गया, या असल में ये होता है कि ऐसे ना हो कि किसी और जड़ी बूटी को लगा के आपको होना चाहिए कि ये नीम का ही पत्ता है, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये नीम का पत्ता, ये मैं बड़ा लेमन सवाल पूछ रही हूँ, ये वाइल्ड ग्रोथ होती है क्या? इसको मतलब जो है उगाना पड़ता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है बड़ा, मतलब ये खुद ब खुद ज्यादा होता जाता है? बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत लगे हुए। वही नहीं है ना, वाइल्ड ग्रोथ है कि मतलब सिर्फ इस्लामाबाद में वलैती नीम लग गई है, यहाँ पे खुद लगाई है वो वलैती है, लेकिन जो सही देसी नीम है उसका फायदे कुछ और है। अच्छा, वो ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। असल में तो नीम को वही इस्तेमाल करनी चाहिए। इधर इस्लामाबाद में पंसार स्टोर से मंगवाए ना नीम के पत्ते, ड्राई मंगवाए, तो वो वलैती नीम के पत्ते देते हैं, वो फिर इसका वो मजा नहीं है। मेरे घर 3 चीजें ऐड हो जाए, एक एलोवेरा, एक नीम और एक तुलसी के पत्ते। ये 3 जो है ना मुझे जो जरूरी है, क्योंकि हर चीज में ये इस्तेमाल होते हैं। जी हकीम साहब आगे। अच्छा, फिर खून साफ करने के लिए बड़ा ये अच्छा है ना, खून में से फासद मादे की ज्यादा खत्म करती है, बॉडी में से भी। ऐसा फासद मादे की जब ज्यादा होगी ना आपको, तो फिर अंदरूनी या बरूनी कोई ना कोई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, फोड़े पिंचे निकलने शुरू हो जाएंगे, वो गढ़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो नीम के पत्ते जो है ना, उसको चबा के वैसे खा लें, या उसको गोड़ के पानी मिला के इस्तेमाल कर लें। बड़ा ही हिम्मत चाहिए चबा के खाने वाली। लेकिन जब टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर आप बड़े मजे से फिर आप एंजॉय करोगे इसको। ये वो ब्लैक कॉफी की तरह है ना, क्वाइट टेस्ट है, कड़वा जो है आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। बस इसको लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, नीम के पत्तों को, इसके पानी को। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछा था शुरू में कि बच्चों की ग़िज़ा में, बच्चों की रूटीन में नीम के पत्तों को कैसे शामिल किया जाए, तो ये हकीम साहब ने जो ऑफर तो बताया था बड़ा मुश्किल है,
ठीक है। इसका एक काम किया जा सकता है, इसका अर्क निकाला जा सकता है, अच्छा वो अर्क दिया जा सकता है, ठीक। अर्क तो उसका इतना वो कड़वा जायका नहीं होगा, क्योंकि वो जब इसको पानी पकाएंगे, वो जो एक सिस्टम है पूरा अर्क निकालने का, उसकी स्टीम जो उठती है ऊपर को जाती है, वो स्टीम के ड्रॉप्स होते हैं वो फिर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सही। वो अर्क होता है, वो बच्चों को इस शक्ल में दिया जा सकता है, बहुत छोटे बच्चों को। अच्छा। लेकिन 12-14 साल के बच्चों को तो डायरेक्ट दिया जाए तो अच्छा। ठीक है। और आगे जो ये भी मौसम आ रहा है इसमें मच्छर जो है ना वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप जो है इतनी सारी चीजें घर में लगाते हैं, जिसके मैंने अगेन इंटरनेट से जो चीजें पढ़ी होती है उसमें मैं बिल्कुल भी एतबार नहीं करती, लेकिन आई हैव हर्ड कि ये जो कॉइल शॉइल्स होती हैं इनका भी जो एक हार्मफुल इफेक्ट होता है आपकी ब्रीदिंग पे। तो नीम के पत्ते इसमें भी हेल्प करते हैं, अगर वो आप लगा लें तो ये कीड़े मकोड़े ये मच्छर वगैरह नहीं आते। उसके लिए तो हर्मल है ना, हर्मल। अच्छा, हर्मल की धुनी जो घरों में देते थे, जी 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 जी, वो हर्मल, वो उसकी कहते स्मेल भी हैं बड़ी बुरी अच्छी आती बलाएं है, हटाने के लिए भी। बिल्कुल। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वो घर में बलाएं भी टल जाती हैं उससे, तो एंटीवायरल है, एंटीवायरल है, तो घर में साल में 2 दफा कम से कम पूरे घर में हर्मल की धुनी दे देनी चाहिए। अच्छा, उससे बड़ा वो अच्छे होते हैं। फिर मच्छरों के लिए तो कफूर की पोटलियां बांध के अगर हम घर के बाहर एंट्रेंस के दरवाजे पे या लॉन में बाहर बांध देंगे तो स्ट्रीट में से भी मच्छर नहीं गुजरेगा। कफूर से इतना मच्छर भागता है। अच्छा, कफूर को ग्राइंड करके पाउडर बना के मलमल की मैं तो सारी चीजें फेंक रही हूँ जो मैं वैसे लेकर आई हूँ ना, जो रोज में सुलगानी होती है ताकि मच्छर ना आए। अच्छा, तो काफूर की इसलिए पोटलियां। मच्छर से बचने के लिए कफूर दी बेस्ट है। अच्छा, जबरदस्त, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, स्किन के लिहाज से हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है जो हम लोगों को बताना चाहेंगे? कोई इस तरह की स्किन टाइप्स हैं जिनको नीम नहीं यूज करना चाहिए? देखिए, जो भी एब्रेडेड स्किन हो, मतलब एब्रेजन का मतलब है जो बिल्कुल खुरदरी स्किन हो, या फिर मतलब जख्म हुआ हो या ऐसे कोई चीज भी हो, हाँ जी, उसमें कोई भी चीज आप डायरेक्ट मत लगाया करें अनटिल अनलेस आपने किसी से पूछा ना हो। डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बाद ऐसी डिजीज होती है स्किन की वो जरूरी नहीं कि हर चीज आप एक ही से ट्रीट कर सकें। बास के लिए आपको फिर कुछ और इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डायरेक्ट भी किसी कोई भी कॉस्मेटिक हो, कोई भी चीज हो, आप डायरेक्ट कांटेक्ट मत किया करें। डायरेक्ट कांटेक्ट, हाँ जी, पहले आप टेस्ट करें, उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करके उसके बाद फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो जनरली भी आप कोई महंगी से महंगी कॉस्मेटिक ले लें, महंगी से महंगी चीज ले लें, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि पहले उसको टेस्ट करें और उसको बहुत सारी चीजें वरना जाया हो जाती हैं, फिर वो आपके पास पड़ी भी होती है और कभी यूज नहीं इसमें होती। अक्सर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, अगर इसका यूज कि एंटी पिगमेंटेड है। पिगमेंटेशन छाइयों के लिए, छाइयों के लिए मतलब डेली अगर आप नहीं इस्तेमाल करें, एवरी सेकंड थर्ड डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कि अराउंड डार्क सर्कल के लिए भी मतलब इसका यूजेज है। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कहते हैं आंखों के गिर्द, मतलब हाँ, कोशिश करिए, मैं अभी बोलने वाली थी ऐसे ना कि कोई आपको कहे कि डार्क सर्कल के लिए है और आपने लगा लिया और मैं तो इधर ही लगा, अंदर भी उसका रिएक्शन हो गया और आपका बाहर रिएक्शन हो गया, अंदर जरा भी लगेगा, बड़ा तंग करेगा। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें कोशिश करें अवॉइड कांटेक्ट, जितना अराउंड आईज है आप मत करें। अच्छा, सही, ठीक है। किसान भाइयों के लिए है कि जो हम खाद यूज करते हैं, वो जो केमिकल वाली कीड़ों से बचने के लिए जो चीजें यूज करते हैं, केमिकल वाली चीजें, उससे कई गुना बेहतर है कि नीम के पत्तों का जो पाउडर है जो हर जगह मौजूद भी है और फ्री में इनको मिल जाएगा, इनको वो उसका स्प्रे किया जाए तो फसलें जो है ना वो कीड़ों से बची जाएंगी। 3-4 ममालिक हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी सारी चीजें जितने आप पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, फिर वो चीज जब घर आती है और उसको हम खाते हैं, और ये तो छोटी सी बात है, अगेन मैं कहती हूँ कॉमन सेंस जरूर रखा करें, जिसको अच्छी तरह धोएं। जो भी चीज सब्जी स्पेशल जो छिलके के साथ खाने वाली चीजें होती हैं, एप्पल शैपल, इसको पानी में और फिर उसके बाद आप उसको आजकल तो मैं यही बोलते, पहले अगर आपने सुना हो कि छिलके के साथ खाएं, उसमें अपना वो, आजकल तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं, छिलका को उतार के खाया करें। पेस्टिसाइड्स अपने उस पे इस्तेमाल किए होते हैं कि वो फिर आपकी बॉडी के हार्मोन्स इंबैलेंस करते हैं। क्या करें कि किसी दिन हकीम साहब हम सब ने शो करना है कि आजकल की जो ये दुनिया है जिसके अंदर गोश्त आपको नहीं पता किस चीज का है, दूध सरफों से बन रहा है, ठीक है, और सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये हम क्या करें, किस तरह एक हेल्दी ग़िज़ा जो है वो हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, इस पर भी अलग से शो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरी तो बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं ही, और मैं सबको कहती हूँ जितने लोगों को जो है फायदा होता है, नहीं भी होता है, आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, आगे आप बताते हैं, हमें दुआ जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू शेफ वसीम, हमारा जबरदस्ती वो जो है हांडी भी तैयार होगी, आपको हम दिखाते हैं, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि जल्दी से मेरा वाइंड अप करने का दिल कर रहा है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।